अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और मेरी हाल चाल तो आप लोगों ने पूछनी नहीं है क्योंकि आप लोग कमेंट्स तो करते नहीं। चलें खैर, मैं खुद से ही बता देती हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। और लेकर हाजिर हुई हूँ एक न्यू नॉवेल जिसका नाम है मोहब्बत जिया नहीं। राइटर है हो राय उनसिया और इसे वॉइस ओवर करने वाली हूँ मैं, यानी कि आपकी माही। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आगा जान, मुझे आपकी बात का बहुत पास है, मगर जो आप कह रहे हैं वो मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। ना आज ना कभी आइंदा, ये नामुमकिन है। आगा वली खान की बात सुनकर उसने साफी लफ्जों में इनकार कर दिया था। वो उनकी बात पर हैरान था और हैरान होने से ज्यादा गुस्सा था। ऐसी बात वो सोच भी कैसे सकते हैं। वो होश में तो थे। ये तो वो जानता था कि इस हवेली की रीत के मुताबिक किसी औरत का बिया खानदान से बाहर नहीं होना था। फिर चाहे वो 14 साल बच्ची हो या 40 साल औरत, उसे रहना इसी घराने में था। अपनी जात की नफी करके उस खानदान की जायदाद को महफूज रखना था। वह आज हैदर खान के लिए ये सब का नाकाबिले कबूल था, मगर वो कर कुछ नहीं सकता था। उसने अज़म किया था कि वो इस घटिया रवाज को खत्म करके ही दम लेगा। अपनी इतनी साल की तालीम यूं जाया नहीं होने देगा। मगर वो तो आज पहली सीढ़ी पर मुंह के बल गिरा था। उसकी अपनी जात से एक कमसिन लड़की का कैद करने का सोचा जा रहा था, और लड़की भी वो जो इसे खुद से बढ़कर अजीज थी। क्या वो खुद से 12 साल छोटी लड़की को अपने हुकूक का पाबंद करके उसकी खुशियां इससे छीन सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात कुछ काबिले कबूल होती भी अगर वो लड़की हानिया हैदर न होती तो। इसीलिए वो आगा जान को साफ साफ इनकार करके चला आया था। वाज हैदर की जिंदगी के पैमाने बहुत वसी थे, मगर इन सबसे पहले अगर किसी की अहमियत थी तो हानिया हैदर खान की थी। वो इसके चचा की बेटी थी। उसे याद था वो एक सुनहरा दिन था जब स्कूल से आकर उसने हवेली में हलचल महसूस की, और उस नन्ही सफेद गुलाब से परी को देखकर उसके अंदर तक एक सुकून की लहर दौड़ गई। उसे देखकर उसे खुशी महसूस हुई थी, सुकून महसूस हुआ था। वो उसे अपनी रूह का हिस्सा मालूम होती थी। बचपन से अब तक वो उसके लाड उठाता आया था। वो वहाज भाई कहती ना थकती थी। उसकी फरमाइशें पूरी करना उस पर फर्ज था, जैसे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना उसका मकसद था। मगर आज आज उसने उसकी आंखों के सारे ख्वाब, सारी खुशियां नोच डाली थी। वो ऐसा कभी नहीं चाहता था, कभी भी नहीं। मगर आगा जान के खेल के आगे वो कुछ नहीं कर सकता था। चच्ची माँ के आंसुओं ने उसे बेबस कर दिया था। आगा जान ने उसके सामने दो ऑप्शन रखे थे, अब्दुल्ला खान और अहमद खान। उसे हानिया के लिए किसी एक का इंतखाब करना था। अब्दुल्ला खान उनके फुप्पू माँ के ससुराल का एक फर्द था। उसे फर्द से ज्यादा बुजुर्ग कहना ठीक था। वो उम्र के आखिरी हिस्से में था। वो हानिया को देखे कुएं में नहीं धकेल सकता था। और अहमद खान, वो उसके छोटे चचा का बेटा था, 2 साल बेटा। उन्होंने बहुत सोच समझ कर उसके सामने सवाल रखा था। वो इससे हारने वाले नहीं थे और वो हारे नहीं थे। हानिया हैदर खान उसी रात हानिया वहाज हैदर बन गई थी। रात आधे से ज्यादा बीत चुकी थी और वो सर हाथों में थामे बैठा था। वहाज भाई, एक बात तो बताएं। वो चेहरा मुट्ठी पर टिकाए उसे मुखातिब थी। वो दोनों इस वक्त स्टडी रूम में थे। हाँ पूछो, उसने उसे देखते हुए कहा। वो पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा था। मेडिकल में जाने के लिए मुझे एफएससी में कितने मार्क्स चाहिए? वो बहुत संजीदगी से पूछ रही थी। उसने जवाब दिया था, मगर अब उसकी जवाब कोई माने नहीं रखता था। वो छोटी सी लड़की उसके लिए सबसे अहम थी। हमारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसे देखकर रूह तक शांत हो जाती है, जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, और हम उस एहसास का कोई नाम नहीं दे पाते। वहाज के लिए वो कोई हानिया थी जिसकी खुशी उसे सबसे अजीज थी। वो उसके ख्वाब कुचलने का सोच भी नहीं सकता था, मगर अब वो उसकी वजह से इस हवेली में ही कैद हो गई थी। इस फूल सी लड़की को मुरझाने नहीं देगा। वहाज हैदर हानिया के लिए हमेशा से ही खुशी का बास रहा था और आइंदा भी रहेगा। हवेली वालों को अपने कुछ उसूल बदलने पड़ेंगे। वो हानिया हैदर को टूटने नहीं देगा, हरगिज नहीं। कमरे का दरवाजा खोलते ही कोई चीज उसके जूते से टकराई। उसने कदम पीछे किए। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, तमाम लाइट्स बंद थी। उसे मामले की संगीनी का अंदाजा हुआ। हानिया लाइट्स ऑफ नहीं करती थी। उसे अंधेरे से डर लगता था, मगर आज खुद पर तुफ भेजते हुए उसने एहतियात से कमरे में आकर लाइट्स ऑन कर दी। हैरत का एक शदीद झटका उसे लगा। कुछ पल हैरान सा वो वहीं खड़ा रहा। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। हर चीज नीचे फर्श पर टूटी पड़ी थी। यहाँ तक कि दुल्हन के आज के जेवरात भी कालीन पर बिखरे उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। सबसे नजरें हटाकर उसने हानिया की तलाश में निगाह दौड़ाई।
वो एक तरफ नीचे कालीन पर बैठी थी और उसका चेहरा रोने की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। लहंगा भी अपने होने पर आंसू बहा रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को साफ करती। दूर से सफेद चेहरे पर काला काजल अपनी लकीर खींच चुका था। उसे देखकर एक बार फिर उसे खुद से नफरत महसूस हुई। उसने कदम आगे बढ़ाए। हानि। वो उसके सामने बैठी थी और वो मुजरिम बना खड़ा था। पुकार पर हानिया ने सर उठाकर उसे देखा और वहां हैदर ने खुद के फना होने की दुआ मांग ली। वो उससे निगाहें नहीं मिला पाया था। जिन निगाहों में अपने लिए एहतराम, मोहब्बत और एतबार देखने की आदत हो, उनमें खौफ, उनमें खुद के लिए हिकारत, नफरत और बेएतबारी देखना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। और वहां हैदर इस फेल से गुजर रहा था। आप आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरे सामने चले आए? गुस्सा और हिकारत से वो इस पर चिल्लाई थी। उसे बुरा नहीं लगा था, वो इसका हक रखती थी। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। वहाज ने सर हाथों में थामा। अजियत ही अजियत थी। आप एक धोखेबाज और फ्रॉड इंसान हैं, वादा खिलाफ और दोगले शख्स। आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, और अब? कितने अच्छे अदाकार हैं आप वहाज हैदर। आप दोस्त के रूप में मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले। मेरी खुशियां छीन ली आपने मुझसे, मेरी जिंदगी खत्म कर दी। आप खुदारा जाए यहाँ से। आप जैसे घटिया शख्स की सूरत भी नहीं देखना चाहती मैं। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। जाए यहाँ से, चले जाएं। वो ना चाहते हुए भी कमरे से निकल गया। उसकी आंख एक मखसूस आवाज से खुली थी। कोई इसका कंधा हिलाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। पूरी तरह हवास में आकर वो बौखलाकर उठ बैठी। उसकी छोटी माँ जी उसके करीब बैठी थी। वो गैर दिमागी से उन्हें देखने लगी। कल के वाकया जहन में आते ही उसने फौरन रुख मोड़ लिया। अब और कितना नाराज रहोगी हानि? जो होना तो हो गया। तुम भी तो इस घर के उसूलों से वाकिफ हो। उसने अफसोस से अपनी माँ को देखा। वो हमेशा ही इस घर के उसूलों और लोगों से खाइफ रहती थी। उसने इतनी मेहनत इस शादी के लिए तो नहीं की थी। कितना कहा था उसने माँ जी से, अब्बा मियाँ से, कि उसे पढ़ना है, वो इसके लिए आवाज उठाए, उसके हक के लिए लड़े। मगर सब बेसूद, सब खामोश तमाशाई बने आगा जान की हाँ में हाँ मिलाते रहे। और वो वहाज भा, भाई तो अब नहीं रहे। वो तो सबसे बड़े गुनहगार इसके। उन्हें तो सब पता था। वो तो इसके सबसे अच्छे दोस्त थे, मगर फिर भी उन्होंने इसकी पीठ में छुरा घोंपा था। उसने वादा लिया था उनसे कि वो इसे मेडिकल भेजेंगे, हर हाल में इसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। और अब उन्होंने ही इस पर हर दरवाजा बंद कर दिया। वो किसी को माफ नहीं करेगी, और वहाज हैदर को तो कभी भी नहीं। आज तक तुम्हारी हर बात पूरी की है हमने, यहाँ तक कि तुम्हें कॉलेज जाने की इजाजत भी दी है। सिर्फ वहाज की वजह से तुमने कॉलेज की सूरत भी देख ली। उसने हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह तुम्हारा साथ दिया है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम इसकी बीवी बनकर अपने तमाम फराइज पूरे करो। वही नसीहतें जो वो उसे कल से अब तक 100 बार कह चुकी थी। कोई शक नहीं था कि वहाज ने हर बार उसका साथ दिया था। उसने कहा इसे वहाज के स्कूल जाना है, और वहाज उसे अपने स्कूल ले गया। उसने कहा इसे वहाज जैसा ही अलग बड़ा रूम चाहिए, वहाज ने वो भी कर डाला। उसने कहा उसे साइंस पढ़नी है, सबकी मुखालफत के बावजूद उसने साइंस पढ़ ली। उसने कहा कि इसे वहाज के ही कॉलेज जाना है, और वो उसी के कॉलेज में दाखिल करवा कर आया। वहाज भाई इसके मेहरबान थे, मगर अब उसकी तबीयत ना जाने बाकी सबसे कुछ अलग थी। क्यों थी? उसे हवेली के उसूलों से बैर था। उसके मिजाज में खुद सरी थी। उसे जो ठीक लगता था वो वही करती थी। निडर और नर्म दिल फितरत पाई थी उसने, मगर इस सब का मुजाहरा बस वहाज और बाकी लोगों के सामने होता था। बड़ी माँ वहाज की वालिदा की वो जितनी भी लाडली सही, उनके सामने बात करना मुश्किल था। और आगा जान, वो तो किसी और दुनिया के मखलूक थे, जिनके कोई जज्बात नहीं थे, और इस बात का इजहार वो सबसे करती थी सिवाय आगा जान के। वो इस दुनिया के बादशाह थे, और हानिया इन्हें फिरौन बादशाह कहती थी। आपका वो खड़ूस भतीजा किधर है? उसने वहाज के मुतालिक पूछा। ये किस अंदाज में मुखातिब हो तुम? अब वो तुम्हारा शौहर है, उसकी इज्जत करना सीखो। शौहर इस तरह के अलकाबात बर्दाश्त नहीं करते। बीवी की लंबी जबान खींचकर हाथ में पकड़ाते हैं। 2 थप्पड़ पड़ेंगे तो खुद ही अकल आ जाएगी तुम्हें। वो हक्का बक्का उन्हें देख रही थी। तो अब वो इस पर हाथ भी उठाएगा? नहीं, वो वहाज भा लेकिन अब वो भाई नहीं था। हाथ उठा सकता था, अब उसे इससे कोई उम्मीद नहीं थी। वो सुबह ही शहर के लिए निकल गया। रात भी वो बाहर ही बैठा रहा। मेरा दिल बहुत परेशान है, पता नहीं अब कब वापस आए। बस अब वो तुम्हें भी अपने पास शहर ले जाए तो अच्छा है। मैं नाश्ता बनवाती हूँ, उठ जाओ अब। अल्लाह करे वो कभी वापस ना आए। वो कंबल हटाकर उठी थी। उसकी दुआ कबूल नहीं हुई थी। ठीक 2 दिन बाद वहाज हवेली में था। वो इसे साथ लेने आया था। लाहौर शहर में बिजनेस वही देखता था, और वो अपनी बीवी को अपने साथ रखना चाहता था। किसी को कोई एतराज नहीं हुआ था।
मैं आपकी सूरत देखने की रवादार नहीं, और आप मुझे साथ ले जाने आए हैं। अल्फाज दो टोक थे। हम अच्छे दोस्त भी तो हैं हानि। जो हुआ वो एक तरफ, मैं मजबूर हो गया था। मुझे एहसास है कि बात मुकम्मल नहीं हो पाई थी। एहसास? आप तो एहसास की बात नहीं करे तो अच्छा है। जिस तरह आपने मेरे हर एहसास को खत्म किया है, आपके लिए नफरत का लफ्ज भी छोटा पड़ता है। सफाकी की इंतहा थी। वहाज ने बेबसी से उसे देखा। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका, लेकिन बाज औकात इंसान अपनों के हाथों ही मजबूर हो जाता है। मजबूरी की बात मुझसे मत कीजिए। आप तो वो हैं जिनके इशारे पर आगा जान अपनी जान भी कुर्बान कर दे। उनके पहले बेटे के पहले वारिस हैं आप। मैं मान ही नहीं सकती कि इस खेल में आप शामिल नहीं। वो सोच पर शशदर था। वो उसे हमेशा से जानती थी, और उसे दावा था कि उसे सबसे ज्यादा जानती थी। उसका जानना किस कदर नाकारा साबित हुआ था। जो हो चुका उस पर मैं क्या वजाहत दूं। तब हालात बस से बाहर थे, मगर अब हालात हाथ में है, तो मुझ पर एतबार रखो। मैं तुम्हें जाया नहीं होने दूंगा। एक बार मेरे साथ चलो, फिर सब बेहतर हो जाएगा। वो उसे कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि जानता था कि वो अभी बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। आखिर बचपन का साथ इतनी मिजाज आशनाई तो अता कर ही सकता था। जिंदगी है जिंदगी में पहली बार वो हानिया को खुद पर एतबार दिला रहा था। और इस वक्त वहाज हैदर को पता था कि जिंदगी किस कदर अजीब खेल खेलती है। इसका दाव बड़े बड़ों को गिरा देता है, कभी आसमान से तो कभी किसी की नजर से। और जिंदगी का पर अजियत दिन और जिंदगी का पूरा अजियत तरीन काम खुद को अपने बहुत प्यारों की नजरों में गिरा हुआ देखना है। वो भी इस अजियत से गुजर रहा था। मुझे आपके साथ नहीं जाना। मेरा और आपका बस अब एक ही रिश्ता है, नफरत का रिश्ता। हानिया का जवाब साफ था। अभी उसे कुछ भी समझाना बेसुध था। वो इसकी रग रग से वाकिफ था, इसीलिए खामोशी से वहां से चला आया था। और अब वो गाड़ी की फ्रंट सीट पे उसके साथ बैठी थी। आगा जान के सामने इनकार करना नामुमकिन था। मुंह फुलाए वो बज़ाहिर बाहर के नजारे देखने में मगन थी। गाड़ी कब घर के सामने रुकी उसे पता ही नहीं चला। होश तब आया जब उसे मुखातिब किया गया। उतरो नीचे। वो दरवाजा खोल के नीचे उतर आई। घर बड़ा और खूबसूरत था। वहाज की क्यादत में वो अंदर की तरफ बढ़ी। हर चीज चमकती थी। उसने अंदाजा लगाया कि घर यकीनन नया लिया गया था, वरना शहर के घर में वो एक बार आ चुकी थी, मगर ये घर इससे ज्यादा खूबसूरत था। सीढ़ियां चढ़कर वो एक कमरे में दाखिल हुए थे। वहाज रुक गया था। वो जो हर चीज को परखती निगाहों से देख रही थी, उसकी बात पर चौंकी। ये हमारा रूम है। वो हाथ से घड़ी उतार रहा था। हमारा? क्या मतलब? मैं आपके साथ एक रूम में नहीं रहूंगी। उसने दो टोक लफ्जों में इनकार कर दिया था। इसकी बात पर वहाज ने कुछ हैरत से इसे देखा। वो ये बोल रही थी? हाँ, क्योंकि वो उसे ये बोल रही थी, और वो बस उसे ही ऐसा बोल सकती थी। ये हक उसने खुद ही उसे दिया था। वो सबसे अजीज और सबसे कमसिन दोस्त थी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम अच्छे दोस्त हैं हानि। उसने नजरें इस पर जमाते हुए कहा, गहरी भूरी आंखें। हम दोस्त थे, अब नहीं हैं। वहाज ने मुस्कुराकर बाजू बांधे। वो बच्चों की तरह रूठे लहजे में कह रही थी, क्यूट। अच्छा, लेकिन अब हम में दोस्ती से ज्यादा मजबूत रिश्ता और एक शरई रिश्ता बन चुका है। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। वो उसे ये बात समझा देना चाहता था। वो जितनी जल्दी ये सब कबूल करेगी उतना ही अच्छा रहेगा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। उसने खास अंदाज में तंजन कहा। वो आज के लिए कहा रोकना मुश्किल हो गया था, और इसने कोशिश भी नहीं की। वो सच में इससे बहुत छोटी थी। कहने को 18 साल दोशीज़ा थी, मगर मासूमियत इसमें 8 साल बच्ची जैसी थी। इस सब के बाद भी वो अपने मखसूस अंदाज में इससे बात कर रही थी। आप अगर किसी भूल में हैं तो आंखें खोलिए। आपकी वजह से मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब मिट्टी हुआ है। आपके साथ रहना क्या, आपको सामने बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपकी वजह से मेरी सब गुस्से से उसका सांस फूल गया था। आपको अंदाजा नहीं है कि आपने क्या किया है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको ये अंदाजा नहीं कि आप मुझे किस कदर बुरे लगते हैं। वहाज ने लब खोले थे, मगर इसने बात जारी रखी। आपने जो करना था कर लिया, मगर अगर अब आपने मुझे मजीद अजियत दी तो मैं कुछ भी करने से बाज नहीं आऊंगी। कुछ भी मतलब कुछ भी। ये कहकर वो रुकी नहीं। वहाज ने एक गहरा सांस लिया। वहाज ने तो कह दिया, मगर वो इसे तंग नहीं करना चाहता था। बस माहौल को मामूल पर लाने की एक कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश बहुत संगीन साबित हुई थी। इसकी जरा सी बात को इसने क्या समझा और क्या कुछ कहा, वो एक तरफ, मगर वो इसके मिजाज से खाइफ था। इसे डर था कि हानिया इन हालात में किसी अपने को खो न दे।
کچھ ایسا ویسا نہ کر دے۔ وہ ایک جذباتی اور معصوم لڑکی تھی۔ اس بات کے پیش نظر بیڈ روم کے ساتھ ملکہ اسٹڈی روم میں رہنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ صبح آفس اور شام میں گھر۔ وہ اس سے بات کرنے کی ذرا سی کوشش کرتا مگر وہ تو گویا عہد کیے بیٹھی تھی۔ ہانیہ نے کبھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، صرف کام کی بات میں وہ کچھ ذرا سا بول دیتی۔ وہ آج اس کے رویے سے پریشان بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ اف اللہ، ڈاکٹرز کی لائف کتنی زبردست ہوتی ہے نا، اور وائٹ کوٹ کتنا اچھا لگتا ہے وہ، اور سب سے بڑھ کر ایک بامقصد زندگی۔ دوسروں کے کام آنے سے بھی اچھا کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ بچپن سے اب تک ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھا تھا اس نے، اور اب ہانیہ کو یہ بات جاننا چاہیے تھی کہ اس گھر کی لڑکیاں صرف گاؤں کے اسکولوں تک ہی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بدلاؤ بھی بہت مشکل سے ہی آیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو کالج تک گئی تھی، مگر وہاں جا کر جیسے اس کی یہ خواہش اور پختہ ہو گئی تھی۔ وہ آج حیدر اس کا واحد دوست تھا جو اس کی ہمت افزائی کرتا تھا۔ پڑھائی کے لیے جب وہ ملک سے باہر گیا تو وہ فون پر اس کا دماغ کھاتی، اور تب بھی وہ ہر سال صرف اس کے لیے اپنے گھر آتا تھا کیونکہ ہانی ایسا چاہتی تھی۔ اور اب وہ اس سے بات کرنے کی روادار نہیں تھی، بلکہ وہ تو کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کرتی تھی۔ وہ اداس تھی، بہت اداس۔ بی بی آپ کا فون ہے، رفت بوا نے آ کر اسے اطلاع دی تھی۔ سستی سے قدم اٹھاتے اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کانگریچولیشنز ہانی، کانگریچولیشنز ہانی، سوری، کانگریچولیشنز ہانی۔ دوسری طرف آواز تھا، اسے پہچانے میں دیر نہیں لگی۔ کس لیے؟ اس نے جوائی روکتے ہوئے پوچھا۔ میڈم نے بورڈ میں پوزیشن لے لی اور پوچھ رہی ہے کس لیے؟ اس کی بات پر وہ سوئے سے جاگی تھی، گویا یہ وہ کیا سن رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر وہ خود ہی بتانے لگا۔ ایف ایس سی میں ضلع بھر میں 3rd پوزیشن لی ہے تم نے، بہت بہت مبارک ہو۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دل اداس ہو گیا۔ ریڈی رہو، ابھی تمہاری سکسیس سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ فون رکھ چکا تھا۔ ہانیہ گمسم سی آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی محنت کی تھی، کتنی دعائیں کی تھی، اور اب اس نے بے بسی سے چار دیواری پر نگاہ دوڑائی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ میں نے بتایا بھی تھا کہ ہم باہر جا رہے ہیں۔ وہاں جاتے ہی اسے پوچھنے لگا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ ہانیہ، اس نے اس کے قریب جا کر اسے پکارا۔ اس کے لیے لائے گفٹس بکے وہ ایک طرف رکھ چکا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ وہ آج کے دل کو کچھ ہوا۔ ہانی دیکھو، میں نے کہا نا، مجھے کہیں نہیں جانا، نہیں کرنا کچھ بھی سیلیبریٹ۔ یہ نمبر، یہ پوزیشن، بھاڑ میں گیا سب۔ میں نے محنت آپ سے شادی کرنے کے لیے نہیں کی تھی۔ جانتے تھے آپ کے مجھے پڑھنا تھا، سب جانتے تھے آپ، پھر بھی آپ نے آگا جان کی بات مان لی۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب۔ مجھے نفرت ہے آپ سے۔ آپ انتہائی گھٹیا اور دھوکے باز شخص ہے۔ وہاں ساکت سا اسے اوپر اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھتا رہا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ وہاں آپ نے اب اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی ہانیہ نے ایسا کچھ کہا تھا۔ وہ بس اپنے ہی گرد گھومتی چلی جاتی تھی، اس کا دل، اس کے خواب، اس کی خواہشیں، اور بس گھر میں ان کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ آج صبح کا 11 گیا، رات دیر سے آنے لگا تھا۔ وہ بھی اس کی طرف سے بے فکر تھی۔ بھاڑ میں جائے میری طرف سے۔ پورا دن وہ پاگلوں کی طرح گھر میں اکیلی گھومتی رہتی۔ باہر آنے جانے کی وہ شوقین نہیں تھی۔ کتابیں پڑھنا بھی اس نے چھوڑے رکھا تھا۔ سارا دن ابا میاں، اماں جی اور وہاج کو کوستے ہی گزر جاتا۔ اس وقت بھی وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اکرم بابا نے آ کر اسے ایک فائل تھمائی۔ وہاج بابا نے یہ بھیجی ہے، انہوں نے یہ فون بٹیا، انہوں نے فون اسے تھمایا۔ یہ میڈیکل کالج کا فارم ہے، فل کر کے اکرم بابا کو ہی دے دینا۔ ضروری چیزوں کے لیے بھی بابا سے ہی کرنا۔ اب فون دو انہیں۔ سپاٹ دو ٹوک انداز۔ ایک پل کے لیے وہ شرل سی رہ گئی۔ وہ اس خشک لہجے کی عادی نہیں تھی، کم سے کم وہاج حیدر کی طرف سے تو نہ۔ سب بدل گیا تھا، ایک دم سے سب بدل گیا تھا۔ اس کا بہت اپنا شخص اس سے میلوں کے فاصلے پر تھا۔ آخر کیوں؟ کاش آپ ایسا نہ کرتے وہاج حیدر خان۔ فارم جمع کروا دیا گیا تھا، اور اب 1 ماہ بعد اس کے میڈیکل کالج کا ٹیسٹ تھا۔ وہ بہت زیادہ مصروف تھی۔ گھر میں بات کرنا اس نے کب کا بند کر رکھا تھا۔ وہاں سے کسی کی کال آتی بھی تو وہ سننے سے انکار کر دیتی۔ زندگی میں ہر کسی پر ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جب انسان خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرتا تھا۔ بہت ساری ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ ہر دروازہ بند اور ہر کڑی مقفل محسوس ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا رویہ ہم پر ہماری ہی حقیقتیں واضح کر دیتا ہے۔
اور ہانیہ خان کی حقیقت بہت کڑوی ثابت ہو رہی تھی، جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ٹیسٹ ہو گیا تھا اور وہ بہت پرسکون تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ اس کا ایڈمیشن اس کے پسندیدہ کالج میں ہی ہوگا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ اس کا نام کنگ ایڈورڈ میں آیا تھا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، وہ فوراً باہر بھاگی تھی۔ بوا، آپ کے وہاج بابا کہاں ہیں؟ کچن میں بوا کام میں مصروف تھی۔ اس نے پھولے سانس درست کرتے ان سے پوچھا۔ وہاج بابا تو ہفتہ 10 دن سے ملک سے باہر گئے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ سمجھ گئی۔ اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ وہ اتنے دن سے گھر میں کیا اس ملک میں نہیں تھا؟ اور وہ اسے خبر تک نہیں تھی؟ وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ کیسے اپنا سکتا تھا؟ کیا اسے بالکل ہی بھول گیا تھا؟ انہیں پتا تھا کہ آج میرٹ لسٹ آؤٹ ہوگی، پھر بھی ایک کال تک نہیں کی۔ اس کی اتنی بڑی خوشی میں وہ اجنبی بن گیا تھا۔ اپنی وہ خوشی اسے بہت پھیکی سی لگی تھی۔ اس کا کالج شروع ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے اس نے وہاج کو صبح کھانے کی میز پر دیکھا تھا۔ اس نے سفید شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، قمیض کے بازو فولڈ تھے، ہلکی ہلکی داڑھی میں چہرے کا رنگ اجلا اجلا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک مکمل مرد تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس پر مر مٹتی۔ اور ہانیہ حیدر، وہ تو محض 17 سالہ دوشیزہ تھی۔ وہ اس کی وجاہت سے نظریں چرا سکتی تھی، نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی تب جب وہ اس کا شوہر تھا۔ لیکن ناراضگی اپنی جگہ تھی۔ اس کا قصور چھوٹا نہیں تھا، وہ اس کا مجرم تھا، لیکن بات کرنا ضروری تھا۔ کل سے میرا کالج ہے۔ اس نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ پوری طرح ٹوسٹ پر مکھن لگانے میں مصروف تھا۔ آئی نو، بس اتنی سی بات۔ کل پہلا دن ہے کالج میں ہانی، فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ ٹیچرز تم سب سے تعارف لیں گی۔ کوئی فضول بات بڑھا چڑھا کر اپنے کارنامے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیچر کی ہر بات پورے دھیان سے سننا، بس اتنا بتاؤ جتنا پوچھا جائے، اور ہر ایک لڑکی سے مسکرا کر بات کرنا، مگر ہر کسی سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اپنا ایف ایس سی کا پہلا دن شدت سے یاد آیا تھا۔ اسے پرانا وہاج حیدر شدت سے یاد آیا تھا۔ ایک ایسا جسے آپ کے سوا کچھ دکھتا نہ ہو، جو آپ کے ہر دن اور ہر پل کو آپ کے لیے ایک خاص الخاص بنا دے، جس کی خوشی آپ کی ہنسی سے مشروط ہو۔ اس کا ایک دم اجنبی ہو جانا روح تک چھلنی کر دیتا ہے۔ ہمت کر کے اس نے دوبارہ بات شروع کی۔ آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ اللہ، اب وہ کیا کہے گا؟ چلوں گا ہی نہیں، واپس پک بھی کروں گا۔ پلیز کچھ بول دو۔ نہیں، میں بزی ہوں۔ وہ صاف انکار کرتے اڑ گیا تھا۔ ہانیہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، شاید دل۔ کالج شروع ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، بہت زیادہ، لیکن ایک عجیب سی بے چینی تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پاتی تھی۔ بے سکونی تھی۔ دل عجیب سا اداس تھا، وجہ جانتے ہوئے بھی وہ انجان بنی تھی۔ آج تک اس نے کبھی وہاج کو ناراض نہیں کیا تھا، مگر سچ یہ تھا کہ وہ کبھی اس سے ناراض ہوا ہی نہیں تھا۔ تب بھی نہیں جب اس نے اس کا سب سے پسندیدہ پودا برباد کیا، تب بھی نہیں جب اس نے اس کی کالج کی مکمل تیار اسائنمنٹ غلطی سے چائے سے بھر دی، تب بھی نہیں جب اس نے اس کا فیوریٹ 3 پیس ٹرائی کرنے کے چکر میں پورا خراب کر دیا۔ وہاج حیدر خان کو ہانیہ حیدر خان سے ناراض ہونا آتا ہی نہیں تھا، مگر اب وہ اس سے ٹھیک سے بات کرنے کا روادار بھی نہیں تھا، صرف اس لیے کہ وہ ایسا چاہتی تھی۔ اس کی خوشی کے لیے وہ اسے ناراض ہونا بھی سیکھ گیا تھا۔ ہانیہ کو سارا قصور اس کا دکھائی دیتا تھا۔ اس عرصے میں وہ ایک بار بھی گاؤں نہیں گئی، اور نہ ہی وہاج نے اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ بری طرح اپنے آپ میں مگن تھی۔ حویلی میں نہ جانے سب کیسے ہوں گے، ماں جی، ابا میاں اور باقی سب۔ کبھی ان کا خیال آ بھی جاتا تو وہ اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیتی۔ ایک خوف تھا کہ اگر وہ کمزور پڑ گئی اور ان سے راضی ہو گئی تو وہ اسے حویلی میں قید کر دیں گے، اس کی پڑھائی اور اسی بات پر آ کر وہ غصے سے سر جھٹک دیتی تھی۔ اگر کسی کو اس کی خوشی عزیز نہیں تو وہ بھی کسی کا خیال کیوں کرے؟ آخر سب کو اپنی آن بان اور جائیداد کی پڑی ہے، تو اسے بھی بس اپنی ہی پرواہ ہونی چاہیے۔ وہ بدگمانی کے بہت گہرے کنویں میں گری تھی۔ میں تو آپ پر حیران ہوں ہانیہ، یقین نہیں آتا کہ یہ آپ ہو، ہماری ہانی۔ اس قدر شفاق اور سخت دل کیسے بن گئی؟ اتنے دن اپنی ماں سے ناراض کیسے رہ سکتی ہو آپ؟ وہ وہاں آپ کی یاد میں آنسو بہانے میں لگی ہے، اور آپ کو سوائے اپنے کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ ماں جس کی کلاس لینے کا ارادہ کر کے آئی تھی، انہوں نے ہانیہ کی ماں کی حالت سے مجبور ہو کر یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا، ورنہ وہ اپنے بیٹے پر پورا اعتماد کرتی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ہانیہ کے غصے اور جذباتی پن کے سامنے وہ اپنی نرم مزاجی اور صلہ جوئی سے اسے جلدی سنبھال لے گا۔ وہ آج ہی آئی تھی، اور کالج کے بعد سے ہانیہ ان کے کمرے میں تھی۔ وہ سر جھکائے سب سن رہی تھی۔ ماں جی اس کی تائی تھی، مگر سب انہیں ماں جی ہی کہتے تھے۔ پوری حویلی میں ان کا رواب تھا۔ آغا جان کے بعد اگر حویلی میں کوئی حیثیت رکھتا تھا تو وہ ماں جی تھی، ان کی زوجہ۔
हानिया इनसे करीब सही, मगर इनका डर रुआब इस पर भी था। वो इनकी बातें ध्यान से सुन रही थी और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। तभी दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम माँ जी। आने वाला इनके दिल का सुकून, इनका वहाज था। इनके सामने झुककर उसने प्यार लिया। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने मोहब्बत से उसे देखते हुए जवाब दिया। उनका चेहरा खिल उठा था, मगर दूसरे ही लम्हे वो बिल्कुल संजीदा हो गई। कैसी हैं आप? सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? उसने हमेशा की तरह फिक्रमंदी से पूछा था। वो जानती थी इनका बेटा इन पर जान छिड़कता था, मगर अभी वो उससे नाराज थी। अल्लाह का करम है, नहीं सफर में तो नहीं, मगर मंजिल पर पहुंचकर तकलीफ हुई है मुझे। उनकी बात गहरी थी, शायद वो किसी और के बारे में बात कर रही थी। हानिया ने खामोश नजरों से वहाज को देखा। वो इनकी बात समझ चुका था और अब चेहरा झुकाए मुस्कुराहट छुपा रहा था। खड़ूस कहीं के, वैसे तो मुस्कुराते दांत दिखते हैं इनके, और अब फजूल में ही। खुद पर निगाहें महसूस करके वहाज ने सर उठाकर ठीक उसकी आंखों में देखा। उसने फौरन रुख मोड़ लिया। हानिया, आप बुआ से कहिए कि खाना लगा दे। माँ जी का हुक्म सुनते ही वो भाग गई। बुआ बुआ, वो कॉलेज से आकर अपने कमरे में गई थी, मगर फिर फौरन ही नीचे आना पड़ा। किचन के दरवाजे पर खड़ी वो गुस्से से पागल हो रही थी। उसका कमरा उसकी चीजों से खाली था, उसकी कोई चीज वहां नहीं थी। जी बीबी, मेरा सामान कहाँ है? मेरा कमरा खाली कैसे हो गया? आपका सामान वहां है जहां होना चाहिए था। जवाब बुआ ने नहीं दिया था। आवाज कहीं और से आई थी। उसने पलट कर देखा, माँ जी उसे ही देख रही थी। ना समझी से उन्हें देखते वो मजीद कुछ बोलती, माँ जी ने अपनी बात जारी रखी। आप वहाज की बीवी हो हानि, और आपको उसके कमरे में उसके साथ रहना चाहिए। आगा जी ने आपकी शादी इसके लिए तो नहीं की थी कि आप दोनों इस तरह रहो। मैंने आपका सारा सामान वहाज के कमरे में सेट करवा दिया है, आप अब वहीं रहेंगी। वो हक्का बक्का उनकी बात सुन रही थी। ये भी होना था? उफ खुदाया! परेशानी ने अचानक ही उसके चेहरे का इहाता किया था, जो कि माँ जी अपनी जेरक निगाहों से जांच चुकी थी। लेकिन मैं वहां पढ़ नहीं पाऊंगी बड़ी माँ, और फिर मेरी वजह से उन्हें भी मुश्किल होगी। एक अदना सी कोशिश। अभी तो बस मैंने वहां शिफ्ट किया है बेटा, वरना खुद सोचो, अगर आपके आगा जान को आपकी इन पढ़ाइयों का पता चला तो कैसे पढ़ोगी आप? बहुत प्यार से खून खुश्क किया गया था। हानिया को उनकी बात कुछ समझ में आई और कुछ नहीं, मगर वो चुपचाप वहां से चली गई थी। रात के 11 बज रहे थे और वो थकन से चूर था। पूरा दिन ऑफिस में बहुत मसरूफ गुजरा था। उसने काफी काम निपटाए थे कि अब माँ जी के लिए वो ज्यादा वक्त घर पर गुजार सके। अगले चंद दिन का शेड्यूल तरतीब देते उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और हरकत का शदीद झटका लगा था उसे। कमरे में बहुत रोशनी थी और एक तरफ हानिया सोफे पे बैठी टीवी देख रही थी। उससे नजर मिली तो वो फिर से टीवी में गुम हो गई। वह हाज ने खुद को नॉर्मल रखते हुए आगे कदम बढ़ाए। इसका रुख ड्रेसिंग रूम की तरफ था। कपड़े बदल कर जब वो आया तो वो तब भी टीवी के सामने ही बैठी थी। सफेद शलवार कमीज के बाजू फोल्ड करते हुए वो इससे भी एक नजर देख लेता था। हानिया का रवा रवा चौकन्ना था, कुछ डर और कुछ बेहिसी। इसका सारा ध्यान वहाज पर था। अगर आप बुरा नहीं मानाए तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रही हैं? उसने अचानक सवाल किया था। अब भी वो अपने बेड की एक तरफ खड़ा दराज में अपनी चीजें रख रहा था। लहजा हमवार था, मगर हानियों को तीर की तरह लगी थी ये बात। वो इस पर तंज कर रहा था। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, बड़ी माँ ने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेज दिया। दो टोक जवाब था। ऐसी जबान वो माँ जी के सामने नहीं चला सकती थी। अच्छा, तो आपका सामान कहाँ है? अब वो फरागत से इसे मुखातिब था। सामान सब कुछ माँ जी ने ही सेट करवाया है। इसने फिर से माँ जी का सहारा लिया। लेकिन शायद माँ जी को यह नहीं पता था कि आपके सामान में एक अदद बिस्तर भी शामिल है। आफ्टर ऑल आप मेरे साथ एक बेड पर तो नहीं सो सकती? उसकी बात पर वह हैरान सी उसे देखने लगी। वो इसकी कही बात इसे लौटा रहा था, मगर वो हानिया थी। वह आज इसके जवाब पर मुंतजिर था, मगर कुछ कहने की बजाय वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेड तक आई। फिर आराम से बेड के दरमियान सलीके से बैठ गई। वह आज इसकी सारी कार्रवाई देख रहा था, लेकिन समझ इसे बाद में आई थी। ये मेरा बेड है, अब अपने लिए जगह ढूंढ ले। अब हैरान होने की बारी वहाज की थी। वो खामोश सही से देखने लगा, पुरसोच अंदाज। उसका देखना हानिया को मुश्किल में डाल रहा था, मगर फिर इसे हैरत ने आ घेरा। वह आज बहुत सुकून से बेड की दाईं तरफ थोड़ी सी जगह पर लेट चुका था और इसने रोशनी की वजह से दायां बाजू भी आंख पर रख लिया था। हानिया ने फौरन फासला बढ़ाया। वो बेड से नीचे उतर गई थी। इसे इसकी हरकत पर गुस्सा आया था। आपका दिमाग तो ठीक है? ये क्या हरकत है? मेरा बेड था, यहाँ से उठे मिस्टर वहाज। उसका कहना बेअसर साबित हुआ। आप सुन रहे हैं? उठे यहाँ से। वो इसके सर पर खड़ी चिल्ला रही थी। मेरा दिमाग मत खाओ हानिया। वहाज एकदम उठ बैठा था। वो चुप सी रह गई। मुझे नींद आई है और मैं एक पुरसुकून नींद
لینا چاہتا ہوں. تمہارے سونے یا نہ سونے سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ میرا روم ہے اور یہاں آپ میری دسترس میں ہیں. اب کوئی آواز مت آئے. سخت لہجے میں کہتا وہ دوبارہ لیٹ چکا تھا. ہانیہ کی سماعت میں اب تک اس کے الفاظ گونج رہے تھے. وہ شخص نہیں تھا جسے وہ اب تک جانتی تھی. یہ تو کوئی اور تھا جو اس پر چلا رہا تھا. آنسو پوچھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی. ماں جی ماں جی کیا ہی تھی. ہانیہ کے اوسان ختم ہونے لگے تھے. انہوں نے اسے حویلی فون پر بات کرنے کو کہا تھا اور بہت بار کہا تھا مگر وہ نہیں چاہتی تھی. ایک بار بات کر تو لی سب نارمل ہو جانا تھا اور یہ وہ نہیں چاہتی تھی. حویلی والوں کو پتا چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. ماں جی اسے صرف سمجھاتی تھی. اب تک زیادہ سختی انہوں نے نہیں کی تھی. وہ چاہتی تھی کہ ہانیہ خود سب سمجھ کر سب کی محبت میں سب سے بات کرے نہ کہ کسی کے زبردستی کرنے پر. ہاں یہ تھا کہ وہ جب کالج سے واپس آتی تو ماں جی اسے وہاج کے کپڑوں اور دوسری چیزوں کی خبر رکھنے کو کہتی اور بعد میں اس سے پوچھتی. وہ اسے بہت غیر محسوس طریقے سے اس کی چیزوں اس کے سامان کو اپنا سمجھنے کی عادت ڈال رہی تھی. ان کے مطابق وہ سمجھتی تھی کہ ہانیہ کی پڑھائی بہت مشکل ہے مگر اس کے ساتھ اسے اپنے شوہر کا دھیان بھی رکھنا چاہیے کہ یہ اس کا فرض ہے. وہ سارا کام ملازمت سے ہی کرواتی تھی مگر وہاج کی چیزوں کی خبر اسے ہی رکھنا تھی. ہانیہ ان کی روز روز کی ایسی باتوں سے بہت چڑتی تھی مگر اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. وہ ماں جی کے سامنے اونچا نہیں بول سکتی تھی. وہ وہاج نہیں تھی جو اس کی بدتمیزیاں برداشت کرتی. اسے اس بات کا اندازہ تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہاج ایک خوشحال شادی شدہ زندگی گزارے. وہ دونوں خوش رہے مگر اس سب میں وہ کوئی کردار ادا کرنے کی روادار نہیں تھی. اور پھر اس رات والے واقعے کے بعد تو وہ اس سے اور بھی ناراض تھی. وہ اس سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ کوئی اجنبی ہو بالکل انجان. الفاظ تو تھے مگر دل لہجے نے چھل نہیں کیا تھا. خیر اسے کیا. اسے اپنا خواب پورا کرنا تھا. اور پھر وہاج حیدر جیسے دوگلے شخص تھے وہ کیوں بنا کر رکھے. وہ ماں جی کے جانے کی دعائیں کرنے لگی تھی مگر یہ دعائیں اتنی آسانی سے پوری نہیں ہونے والی تھی. اس رات کے بعد اس کی ہانیہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموشی اختیار کیا تھا. ناشتے کی میز پر بھی اس سے سامنا نہ ہو پایا تھا کہ وہ ناشتہ ہی دیر سے کرتی تھی مگر کبھی گھر پر تو کبھی کالج. اس نے اس کی خوشی پر دل ہار دیا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو اس سے بیگانہ کر لیا تھا. اس کی وجہ سے ہانیہ صوفے پر بھی سوتی تھی. ابھی وہ کمرے میں اکیلا تھا. فریش ہو کر ناشتہ اس نے ماں جی کے ساتھ ہی کیا تھا اور اب آفس کی تیاری تھی مگر حیرت سے وہ وہیں مجسمہ بنا کھڑا رہ گیا تھا جب اس کی گنہگار آنکھوں نے ہانیہ کو اپنی الماری میں مصروف دیکھا. اس نے اس کا ایک سوٹ نکالا تھا اور اب ٹائی میچ کرنے میں مگن تھی. وہ اس قدر بری طرح گم تھی کہ اسے وہاج کے قریب آنے کی کچھ خبر نہیں ہو پائی تھی. یہ اچھی ہے. ہانیہ نے ایک ڈارک بلو ٹائی پر ہاتھ رکھا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اسے دوسری ٹائی دیکھتی وہاج نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی. اس کے یوں بولنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی. وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا ذرا سے فاصلے پر. اس طرح کی اس کے کلون کی مہک اسے محسوس ہو رہی تھی. کچھ پل کو ساکت سی کھڑی رہ گئی پھر ایک دم جانے کی غرض سے پلٹی مگر پھر رکنا پڑا. وہ راستہ روکے اس کے بالکل قریب کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں پکڑا ہینگر اپنے اوپر اور وہاج کے درمیان تیرچھا کر کے پکڑ لیا تھا. اس کی یہ حرکت اس سے پوشیدہ نہیں تھی. ایک دھیمی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا. راستہ چھوڑے. لہجے کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی گئی تھی. پوچھ سکتا ہوں کہ آج یہ انقلاب کیسے آ گیا. جہاں تک میرا خیال ہے شوہر کا یہ کام اس طرح تو اس کی محبت میں ڈوبی بیوی کیا کرتی ہے جبکہ آپ. اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تھا. آپ کی محبت میں ڈوبنے سے اچھا ہے کہ میں کسی دریا میں ڈوب کر جان دے دوں اور یہ کام بڑی ماں جی کے کہنے پر ہو رہے ہیں. اب آپ راستہ چھوڑیں. جواب بالکل دو ٹوک تھا. اسے کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی. اور اگر نہ چھوڑوں تو. اس نے سکون سے کہا. وہ اسے زج کرنے کے در پہ تھا. ہانیہ نے خفا سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. وہ نظریں اٹھانے پر پچھتائی تھی. وہ بہت محبت سے پوری طرح متوجہ تھا اور محبت تو جادو کر دیتی ہے باندھ دیتی ہے. وہ بندھنا نہیں چاہتی تھی. ہٹے یہاں سے. اس نے دھکا دیا تھا اسے. وہاج 2 قدم پیچھے لڑکھڑایا تھا. ہانیہ فوراً دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی. آپ بہت فضول انسان ہیں. جاتے جاتے وہ اسے کوسنا نہیں بھولی تھی. وہاج مصنوعی سر کھجاتا مسکرا دیا. کھانا کھائیں گے آپ. انداز روکھا تھا. وہاج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ خفا سی کلائی پہ پہنا بریسلیٹ گھما رہی تھی. ہلکے آسمانی سوٹ میں اس کا گلابی رنگ کھل رہا تھا. بال بھی کھول رکھے تھے جو سلیقے سے چہرے کے گرد گرے تھے. سارے دن کی تھکن اتر گئی تھی. صبح کا قصہ یاد آیا تو بے اختیار ایک مسکراہٹ ہونٹوں پر دوڑ گئی. یہ بھی ماں جی نہیں کہا ہوگا
वो बाजू सीने पर बांधे उसकी तरफ मुतवज्जा था। जी बिल्कुल, फीका सा लहजा था। वही तो मैंने सोचा कि हानिया इतनी वेल मैनर्ड कैसे हो सकती है। वो दुखी सी सूरत बनाए कह रहा था। हानिया ने गुस्से से उसे देखा। जी बिल्कुल, गुड मैनर्स के सब रिकॉर्ड तो आप पर खत्म है ना। उसकी बात से ज्यादा दिलचस्प उसका अंदाज था। वह आज खुलकर मुस्कुरा दिया। ये जबान बाकी सबके सामने कहाँ चली जाती है? अगर बताओ तो मैं वापस लाने में कुछ हेल्प करवा दूं। उसे गुस्सा दिलाने में ना जाने क्यों मजा आ रहा था। उसके चेहरे के जाविये बहुत दिलचस्पी से बदलते थे। अब भी उसने खफगी से उसे घूरा। अब बस मेरी इतनी हेल्प कर दे कि मेरी जान छोड़ दे। आजादी दे दे मुझे इस कैद से। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अल्फाज थे और बहुत पुरअज़ियत थे। वो इतनी बड़ी बात कैसे कह गई थी? बार बार एक ही बात क्यों करती थी वो? जो होना था सो हो गया। वो क्यों सब समझना नहीं चाहती थी? ये काम तो अब नामुमकिन है। वो एकदम से उसके करीब आया था। वो उसके मोहब्बत भरे हिसार में कैद थी। खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते वो बेहद कंफ्यूज हो रही थी। जिस तरह शादी के लिए खानदान का कानून है, उसी तरह तलाक के लिए भी है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, माई डेयर वाइफ, हमारे यहाँ तलाक नहीं हुआ करती। वो उसके चेहरे के गिर्द से बाल हटाते हुए सख्त लहजे में बोल रहा था। हानिया के सांस सूख गई थी। और अब अगर और अब तो अगर आगा जान भी आपकी आजादी का कहेंगे ना, तो मैं तब भी आपको आजाद नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। मीठे लहजे में कहते वो इसके चेहरे पर झुका था। सरगोशी नहीं थी, सूर था जिसने हानिया की जान निकाली थी। वो इसके इतना करीब था कि इसकी धड़कन इसे अपने दिल में महसूस हुई थी। मुस्कुराते हुए वो इसे वार्न कर रहा था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, दरवाजे पर दस्तक हुई। कहाँ जाना है? वो दोनों गाड़ी में थे। इतवार का दिन था और शाम में माँ जी ने वहाज को हानिया को शॉपिंग पर ले जाने का कहा था। मौसम में गर्मा की आमद थी। वो मुंह फुलाए उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठी थी जब वहाज की आवाज इसकी समाज से टकराई। कहीं नहीं, उसने उदासी से जवाब दिया। दिल बोझल था। वहाज ने एक नजर उसे देखा। लाइट पर्पल शलवार कमीज पे बड़ा सा हमरंग दुपट्टा ओढ़े वो बहुत क्यूट लग रही थी। वहाज ने बर वक्त नजरें हटा ली। तो फिर हम आए क्यों हैं? वो इससे सवाल करने लगा। माँ ने कहा था इसलिए। फिर से उदास से लहजे में जवाब दिया गया था। हानिया। वहाज की बोझल आवाज पर उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा। लाइट ब्राउन शलवार कमीज में गहरी नजरों से उसे देखता वो बहुत अच्छा लग रहा था। बिलाशबा वो एक पुरकशिश मर्द था। अब वो अपने गोद में रखे हाथों को देखने लगी थी। वो इस माहौल से बहुत कंफ्यूज हो रही थी। गाड़ी सड़क के एक तरफ रोक दी गई थी। इसने जरा हैरान सा होकर उसे देखा और फिर तो कोई हाल ही ना रहा जब वहाज ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो रुक मुड़े उसके दोनों नर्म हाथों को अपने मजबूत हाथों में थामे हुए था। हानिया की धड़कन एक पल को रुक गई। क्या प्रॉब्लम है हानि? जो हुआ सो हुआ। अब सब ठीक हो रहा है। तुम उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसकी आंखों में बगौर देखते बहुत नर्म लहजे में कहा गया था। हानिया ने नजरें झुका ली। वो जानती थी कि इसका चेहरा गुलाबी से सुर्ख हो रहा है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा रिश्ता बदला जरूर है, खत्म नहीं हुआ। हम अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। वो पल भर को रुका। हानिया के हाथ अभी भी इसके हाथ में थे। सबसे अच्छी दोस्त, ऐसी दोस्त जो मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अहम है। गंभीर खूबसूरत आवाज में बहुत खूबसूरत बात कही गई थी। हानिया को यकीन था, पूरा यकीन। वो सच कह रहा था। मगर हानिया ने एकदम से अपने हाथ छुड़ा लिए थे। हम दोस्त नहीं हैं और अब ना ही कभी हो सकते। रिश्ता बदला है और बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो गया। वो संजीदगी से सख्त लहजे में कह रही थी। वह आज बिना किसी तासुर का चेहरा लिए उसे देख रहा था। अब कुछ ठीक नहीं होगा। कुछ भी कभी भी नहीं। आपने अच्छा नहीं किया। आपको कोई हक नहीं था कि आप मुझसे पूछे बिना मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करते, और वो भी तब जबकि इसका वक्त भी नहीं था। मुझे आप अच्छे नहीं लगते क्योंकि आप एक बुज़दिल और खुदगर्ज इंसान हैं। मुझे बुज़दिल लोगों से नफरत है। वो बिना रुके उस पर हकीकत वाज़ेह कर रही थी। वो हकीकत जो वो सोचती थी। हमारे दरमियान अब कभी भी कुछ भी नॉर्मल नहीं हो सकता, और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। वह आज खामोश था। उसे इसका जवाब चाहिए भी नहीं था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अब घर चले? कुछ देर बाद हानिया ने चिढ़कर कहा। वो इसी खामोशी से घर आ गए थे। वह आज ने इसे परेशान कर दिया था। वो इसके रवैये से बहुत उलझ गई थी। ऐसे कैसे वो बदल गया? कहाँ वो इससे बात करने का रवादार नहीं था और अब इसे धमकी भी दे डाली। ये भी जरूर माँ जी की ही कोई ख्वाहिश होगी। उस दिन के बाद से वो बहुत मोहतात हो गई थी। अपनी बात इसे सुनाकर वो मुतमईन तो थी, मगर अब इससे बात करते भी कोसों दूर रहती थी और लहजा भी मजीद कड़वा हो गया था। वो उसकी हर खुश फहमी मिटा देना चाहती थी,
लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। कभी कभी तो वो पुराने वक्त में खो सी जाती थी जब वो इसे नखरे दिखाती थी और वो उसके नाज उठाता नहीं थकता था। मगर तब रिश्ता और था, एक कजिन, भाइयों जैसा कजिन जिसे भाई कहते। वो थकती नहीं थी और वो भी तो उसे बहनों जैसा प्यार देता था। उसे याद नहीं पड़ता था कि कभी वहां से मिलते बेएहतियाती हुई हो। वो बड़े भाइयों की तरह उसके सर पर हाथ रखता था। वो छोटी बहनों की तरह इसे दूसरी कजिन्स के नाम ले लेकर तंग भी तो किया करती थी। मगर अब बहन भाइयों जैसा वो खूबसूरत रिश्ता कहीं गुम हो गया था। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था। पता नहीं हमारे बड़े क्या सोचकर अपने फैसले सुना देते हैं। क्या भाई से शौहर तक का रिश्ता ऐसा था जिसे इतनी आसानी से कबूल कर लिया जाता? हमेशा जिसे जिसे भाई कहा था उसे शौहर तस्लीम करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए भी आसान नहीं था, मगर कोई समझे तब है ना। और छोटी माँ कहती थी कि लड़कियां तो होती ही नादान है, वक्त के साथ साथ ठीक हो ही जाती है, माहौल में ढल जाती है। और वो कहती थी कि ठीक नहीं होती, बस मजबूर हो जाती है। हानिया, इधर आओ बेटा। देखो अलीना आई है। वो कॉलेज से आई थी कि माँ जी की पुकार पर इनकी तरफ चली आई। वो जिस हस्ती से इसे मिलवा रही थी वो इसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का और नाकाबिले बर्दाश्त थी। अलीना छोटी हुप्पू की बेटी थी और हानिया से 5 साल बड़ी थी। मगर इसके बावजूद वो गैर शादीशुदा थी। क्यों? खुदा के बाद ये सिर्फ अलीना और इसकी वालिदा ही जानती थी। हानिया की इससे नहीं बनती थी क्योंकि वो फहाज के अलावा किसी से बनाकर नहीं रखती थी। खड़ी क्यों हो हानि? आओ बहन से मिलो। बहन? सबसे बड़ी दुश्मन थी वो। अस्सलामुअलैकुम। उसने हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया था और अलीना ने एक मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाया था। कैसी हो हानिया? सवाल गैर मुतवक्का था। इनके दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात तो कभी नहीं रहे थे। बहुत खुश, हानिया ने मुस्कुराकर कहा। माँ जी खाने का कहकर उठ गई थी। और वहाज कैसे है? हानिया को इसकी मुस्कुराहट जहर लगी थी। उसने करारा सा जवाब देना चाहा। ओह माफ करना, तुम्हें कैसे पता होगा कि वो कैसे हैं? वो तुम्हें और तुम उन्हें जहर लगती हो ना। अब अलीना ने तपाने वाली मुस्कुराहट लबों पे सजा कर कहा था। वो इस पर तंज कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मुलाजमा खाने का इंदिया लेकर आ गई थी। वहां से इसके वहां से इसका सामना अगली रात के खाने पर ही हुआ था। वो शहर से बाहर गया था, शाम में ही लौटा था। अलीना की वजह से माँ जी ने एहतमाम करवाया था। ज्यादातर डिशेज इसकी पसंद की थी, बल्कि वहाज के पसंद की, क्योंकि जो वहाज को पसंद था वही अलीना को भी पसंद था। वहाज ने इससे छोटी मोटी बातें पूछकर खाने पे ध्यान रखा था। हानिया ना चाहते हुए भी अलीना को नोटिस कर रही थी। वो बार बार वहां से कोई ना कोई बात करती, कभी फोर्ट ट्रस्ट तो कभी बादशाही मस्जिद। उसे अभी पूरा लाहौर देखना था, वो भी वहाज की मेजबानी में। हानिया खामोशी से खाना खाने में मगन थी, जो कि खाया ही नहीं जा रहा था। और हैरानी तो इसे माजी पर थी। वो कैसे खामोश बैठी थी जबकि इसकी ऐसी बेतकल्लुफी उन्हें पसंद नहीं थी। खाने के बाद वो स्टडी रूम में चली गई थी। माँ जी और वहाज अलीना के साथ लाउंज में बैठे चाय पीने में मसरूफ हो गए थे। मगर स्टडी में भी इसका ध्यान नहीं लग रहा था। बरसों की दुश्मनी थी इनकी, जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन सा था। वो पहले भी वहाज की वजह से सबसे खास तौर पर अलीना से बैर ले लेती थी, और अब तो किताब बंद करते हुए वो लाउंज की तरफ चल पड़ी। माँ जी अब वहां नहीं थी, वहाज और अलीना ही थे। अलीना कुछ कह रही थी और वहाज धीमा सा मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराहट थी या आग का शोला? हानिया बुरी तरह जली थी। गुस्से से सर झटक कर वो अंदर की जानिब बढ़ गई। मेरी बला से जितनी बातें करनी है करे, फजूल इंसान। पहले कभी इसका ख्याल आया नहीं और अब बातें ही खत्म नहीं हो रही। खैर मुझे क्या, भाड़ में जाए दोनों। वो अपने काम में मगन हो गई थी। कुछ दिन के लिए तो नजरअंदाज कर दिया था उसने। रात के खाने के बाद चाय साथ में ही पी थी। अब वो भी इनके साथ ही चाय पीने लगी थी। मगर उन दोनों की बातें खत्म नहीं होती थी, बल्कि अलीना की बातें खत्म नहीं होती थी। वो खामोशी से वहाज को इसकी हाँ में हाँ मिलाते और अलीना को अपनी राय झाड़ते हुए देखती रहती। और फिर वो सुबह की वॉक पर भी इसके साथ जाने लगी। वह आज उसे इतनी छूट क्यों दे रहा था, हानिया समझने से कासिर थी। और इस दिन तो हद ही हो गई थी। अलीना कहाँ है बुआ? कॉलेज से आकर उसने अलीना का पूछा था। माँ जी अपने कमरे में थी और अलीना नहीं दिख रही थी। वो जी बाबा के साथ घूमने के लिए गई हैं, अभी ही निकले हैं दोनों। तो अब वहाज इसे इस तरह घुमाएगा भी? वहाज वो और वहाज गाड़ी के पास खड़े थे जब अलीना अंदर से तकरीबन भागती हुई आई थी। वो बाहर जाने का इरादा रखते थे। आज वहाज ने उसे अमरूद के बाग दिखाने का वादा किया था कि उफ अल्लाह, अब तो हो गई सैर। हानिया ने उसे देखते ही सर पर हाथ मारा। वहाज ने मुस्कुराती नजरों से उसे देखा। अलीना उनके पास आ चुकी थी। माँ जी कह रही हैं कि तुम लोगों के साथ मुझे भी जाना चाहिए, चले? वो गाड़ी का दरवाजा पकड़कर खड़ी थी। मेरा ख्याल है अलीना के आप कपड़े चेंज कर आए तो बेहतर रहेगा। क्यों हानि?
वहाज ने उसे इशारा करते हुए कहा था। वो उसकी बात समझते हुए बोली, जी बिल्कुल, आपका ड्रेस कलर कुछ डल सा है। और जूते? हानिया ने अलीना का जायजा लेते हुए कहा, जो कि पिंक कलर की शलवार कमीज और साथ वाइट जूतों में अच्छी लग रही थी। अच्छा, डल है? अलीना ने परेशानी से बारी बारी उन्हें देखा। वो अपने बारे में बहुत खुद पसंद थी, जिसका दोनों को खूब अंदाजा था। काफी डल है। आई थिंक चेंज कर लेना चाहिए आपको। अगर नहीं तो इट्स ओके, हम निकलते हैं। वहाज ने बहुत संजीदगी से कहते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला। नहीं, सिर्फ 2 मिनट, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ओके, 2 मिनट बस, वो कहते हुए अंदर को चल दी। और जूते भी? हानिया ने पीछे से आवाज लगाई थी और गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ गई थी। वहाज भी फौरन से पहले गाड़ी में बैठा था। चले जल्दी निकले, वो आ जाएगी। हानिया ने जल्दी का शोर मचाया था और अगले 20 मिनट में वो अपनी मंजिल पर थी। हानिया बीबी, आकर खाना खा ले। माजी में कोई उसे वक्त का एहसास नहीं हो रहा था। रात के 8 बज रहे थे और वो दोपहर से स्टडी रूम में यूं ही बैठी थी, उदास और मुस्तरिब। बीता वक्त शिद्दत से याद आया था। किसी अपने का एकदम अनजान बन जाना रूह तक छलनी कर देता था। उसे वहाज और अपना रिश्ता वापस चाहिए था। वो उसे भूल गया था, पूरी तरह फरामोश कर गया था। अलीना से अब वो लड़ नहीं सकती थी। उसे शौहर करना कहना आसान नहीं था। वो कभी भी इस ताल्लुक को कबूल नहीं करेगी और अलीना ये बात जानती थी। मगर वहाज, वो इस लड़की पर अपना वक्त सर्फ कर रहा था। इस पर सिर्फ हानिया हैदर का हक था। कोई कैसे इनके दरमियान आकर उसकी जगह ले सकता है? मगर जगह तो वो खुद दे रही थी। मगर ये बात हानिया हैदर को कौन समझाए? कौन समझाए? हाँ, आखिर कौन? कौन? वहाज वहाज और अलीना लॉन में बैठे थे जब हानिया इनके पास आई। उसकी पुकार पर जहां वहाज ने हैरत से सर उठाया, वहीं अलीना ने मुंह बनाया। मुझे मार्केट जाना है। अंदाज सादा था। अलीना ने बगौर वहाज को देखा। हातिम अपने क्वार्टर में है, मैं उसे बुला देता हूँ। वहाज हातिम अपने क्वार्टर में है, मैं उसे बुला देता हूँ। वहाज ने अपना मोबाइल निकालते हुए कहा। अलीना ने एक मुस्कुराहट हानिया पर उछाली। तंजिया मुस्कुराहट। हानिया ने उसे अक्सर नजरअंदाज किया था। मेरी जिम्मेदारी आप पर है, खातिम पर नहीं। वहाज ने कुछ पल उसे देखा। वो नजरें चुरा गई थी। फिर वो खामोशी से उड़ गया। अलीना भी साथ ही उठ गई थी। अलीना, आप भी आए, कंपनी रहेगी। वहाज ने मुस्कुराते हुए अलीना से कहा। शफाफ मुस्कुराहट, दिल में उतरता अंदाज। हानिया ने वो मुश्किल अपनी जबान पर काबू पाया। हाँ मैं तो चलूं। हाँ मैं चलूं तो, मगर हानिया को बुरा ना लग जाए, उसने बड़ी मासूमियत से हानिया को देखते हुए कहा था। वहाज ने भी हानिया पर निगाह टिकाई। अब ये तो कॉमन सेंस की बात अलीना आपी। जब हस्बैंड वाइफ साथ हो तो किसी तीसरे का होना कबाब में हड्डी जैसा ही होता है। नर्म लहजे में चेहरे पर सादा सी मुस्कुराहट लिए बहुत साफ जवाब दिया गया था। अलीना अपने चेहरे के जाविये नहीं छुपा पाई थी। वहाज हानिया को देखते हैरान दिख रहा था। चले वहाज, उसने मुस्कुराते हुए वहाज की तरफ देखा। वहाज ने नासमझी से उसे देखा, फिर अलीना को। मौजरताना मुस्कुराया और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये क्या था हानिया? गाड़ी मेन रोड पर लाते ही वहाज ने पूछा। उसे उसका अंदाज बहुत अजीब लगा था और हैरानी में वो कुछ बोल भी नहीं पाया था। हानिया ने गोद में रखे हाथ आपस में मिलाए। वो उससे जरा सी डर रही थी, अगर वो गुस्सा कर गया तो। क्या क्या था? उसने मासूमियत से पूछा। वही जो कुछ देर पहले आपने किया, वहाज ने अल्फाज चबा कर कहा था। क्या किया मैंने? वो बिल्कुल नासमझी से उससे पूछ रही थी। वहाज उसके अंदाज से जज होने लगा था। मजाल है जो ये लड़की सीधा जवाब दे दे। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके लहजा सख्त था। हानिया का दिल जरा सा कांपा। और मैं क्या बहुत अच्छे से जानती हूँ? वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वहाज ने गुस्से से उसे देखा। वो उसे ही देख रही थी। अलीना को यूं इंसल्ट क्यों किया? हाँ, मेहमान से इस तरह बात करते हैं? गाड़ी आहिस्ता कर दी गई थी। वो इसकी खबर लेना चाहता था। पहली बात तो ये कि मैंने उन्हें इंसल्ट नहीं किया। उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ की कुछ तो प्राइवेसी होती है। और दूसरी बात के सारी मेजबानी तो आप निभा ही रहे हैं, सो मेरी तरफ से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ गोई की आदत थी या फिर कम अकली? अपनी बात मुकम्मल करके उसे अपनी नादानी का एहसास हुआ था। वह आज का कहकहा बेसाख्ता था। कितना दिलचस्प अंदाज था उसका। बच्चों जैसी क्यूटनेस थी। खालिस और शफाफ बातें। अच्छा, तो हम हस्बैंड वाइफ हैं। वैसे कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा था वो इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो अब ये इंकलाब कैसे आ गया? मुस्कुराहट दबाते वो उसे उसकी बात याद दिला रहा था। हानिया बोलकर पछताई थी। वो बात भी ठीक है, लेकिन अब क्या कहे? इससे आगे तो कुछ सोचा ही नहीं था। आप कहाँ जा रहे हैं? हमें एम्पोरियम जाना है। वापस लें। रास्ता देखते ही उसने शोर मचा दिया था।
اور اپنی بات گول کرنے کے لیے شور مچانے کا نسخہ بہت کارآمد ہوتا تھا۔ ہانیہ یہ اچھے سے جانتی تھی۔ رات کے کھانے کے لیے میں نے بوا سے کہہ دیا ہے بڑی ماں۔ ماں جی اور الینا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ہانیہ نے آ کر بتایا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا کہ کھانے میں کیا کچھ بنتا ہے۔ اسے کھانے پینے سے اتنی رغبت نہیں تھی، بس میٹھا وہ خاص کہہ کر کبھی بھی بنوا لیتی تھی۔ ماں جی نے آ کر کچن پر دھیان دیا تھا۔ پڑھائی کی وجہ سے وہ اسے گھر کے کاموں کا نہیں کہتی تھی، مگر آج تو اس نے خود ہی یہ بھی یوں ہی نہیں تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ الینا نے آ کر وہاج کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دیے۔ رات کا کھانا الینا کی فرمائش کا، دوپہر میں کہیں باہر کا کھانا، ویسے بھی وہ زیادہ تر گھومنے کے چکر میں رہتی تھی اور ناشتے کے لیے اس کی ٹائمنگ ان سے میچ نہیں ہوتی تھی۔ اگر اتنا تو یقین تھا کہ الینا وہاج کے ساتھ اس کی پسند کا ناشتہ ہی کرتی ہوگی، اسی لیے بس آج ذرا خیال آیا گیا تھا۔ گریٹ، آج تو پورا مینو ہی چینج ہے، مزہ آ گیا۔ رات کھانے کی میز پر وہاج نے خوش دلی سے کہا تھا۔ کافی دن سے پاکستانی کھانے تھے، جبکہ آج چائنیز اور اٹالین بھی تھے، اور سب اس کی پسند کے تھے۔ آج کا مینو ہانیہ نے ترتیب دیا ہے۔ اچھا تو ہو گئی، ماں جی نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاج نے ایک پل کو اسے دیکھا، گلابی چہرہ مسکرا رہا تھا۔ انقلاب پہ انقلاب، وہ حیران نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اچھا تو ہے ماں جی، مگر میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اتنا الٹا سیدھا کھاؤں گا تو اچھا نہیں رہے گا، نکاح زدہ لہجے میں کہا گیا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیٹا؟ ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے؟ کیا ہو گیا؟ ماں جی پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ ہانیہ اور الینا بھی متفکر ہوئی۔ نہیں کچھ نہیں ہوا اماں جی، بس ذرا آرام کروں گا تو اچھا ہو جاؤں گا، وہ ان کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ تمہیں وہاج کا خیال رکھنا چاہیے، مگر تمہیں تو اپنی پڑھائی کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، بالکل پرواہ نہیں ہے تمہیں ان کی۔ الینا نے سخت لہجے میں ہانیہ پر اپنا غصہ نکالا۔ کل شام والی بات کی بھڑاس بھی اسی میں تھی۔ ہانیہ سانس رو کے اسے دیکھنے لگی، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میری ہانی تو بہت اچھی ہے، اتنی مشکل پڑھائی کے ساتھ بھی سب کا خیال رکھتی ہے، بس یہی لاپرواہ ہے۔ ماں جی کی آواز نے اس میں نئی جان پھونکی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ الینا ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ چلو وہاج، کمرے میں جا کر آرام کرو آپ، ہانی اپنے میاں کا خیال رکھو، میں کچھ ہلکا بنواتی ہوں، ماں جی نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہاج کے ساتھ ہانیہ بھی کمرے کی طرف چل دی تھی۔ وہاج کمرے میں آتے ہی بیڈ پر آرام کی غرض سے لیٹ گیا تھا۔ ہانیہ چپ چاپ اسٹڈی روم میں چلی آئی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت زیادہ دل تھا کہ بھر بھر آ رہا تھا۔ زندگی کس طرف چل نکلی تھی۔ قالین پر بیٹھے وہ بے آواز آنسو بہانے لگی۔ وہ تو کوشش کر رہی تھی کہ الینا پر اپنا آپ ثابت کر سکے، ایک اچھی زندگی کا تاثر دے سکے اسے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک طرف وہاج تھا جس سے بات کرنا بہت مشکل لگتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا آپ نہیں بدل پا رہی تھی۔ ہمیشہ سے اسے بھائیوں جیسا سمجھا تھا، عزت کی تھی، احترام کیا تھا، اس کی طرف سے بھابھی کے خواب دیکھے تھے، اور اب بھائیوں جیسا دوست تھا وہ اس کا، لیکن نہیں، بھائی بھائی ہوتا ہے اور دوست دوست ہوتا ہے، بھائیوں جیسا دوست کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بھائی بھائی کہہ دینے سے کوئی بھائی بن تھوڑا ہی جاتا ہے، بھائی تو وہی ہوتا ہے جو اللہ آپ کے دے، اور جب اللہ بھائی دے دیتا ہے تو پھر ہم کیوں دوسروں کو بھائی بناتے رہتے ہیں، جبکہ جانتے ہیں کہ بھائی کہنے سے کوئی بھائی نہیں بن جاتا، رشتہ نہیں بدلتا۔ اگر کسی کو بھائی بول دیا تو کیا اس سے بہنوں جیسا پیش آنا ضروری ہے؟ کیا کسی کو بھائی کہہ دینے سے وہ محرم بن جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ہم کیوں اپنی حدود بھول جاتے ہیں؟ کیوں ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہاں بھی جہاں ہم اپنے بھائی کا ہاتھ تھامتے ہیں، وہاں بھی جہاں ہم اپنے بھائی کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، پھر کیسے اس کی حدود کو بھول جاتے ہیں؟ ہم اتنے انجان نادان کیسے بن جاتے ہیں؟ ہوش سنبھالتے ہی اس نے ایک شخص کو اپنے قریب پایا تھا، اور وہ وہاج تھا۔ ہانی رو رہی ہے، وہاج چپ کرائے گا۔ ہانی کو بھوک لگی ہے، وہاج کھانا کھلائے گا۔ ہانی کو باہر جانا ہے، وہاج لے کر جائے گا، اور پھر وہاج اس کی عادت بن گیا۔ سب کو یہ دکھائی دیتا تھا کہ وہ اس سے 12 سال چھوٹی ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا تھا کہ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں رہی، اور اب وہ 12 سال کہیں غائب کر کے اسے اس کی دلہن بنا دیا گیا تھا۔ قسمت تھی یا کچھ اور، اسے زندگی بری لگنے لگی تھی، اور آج وہاج اس کے لیے کچھ نہیں بولا۔ وہ الینا کی بات پر خاموش رہا، اس کی اداس صورت، سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر بھی وہ کچھ نہیں بولا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ کسی اور کے لیے اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اور وہ کہتا تھا کہ وہ دنیا میں اس سے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا اس نے، اور وہ اکیلی ہو گئی تھی۔
माँ की याद आई और तब माँ की याद आई थी और तब आई थी जब अपना दिल रो रहा था। हाय ये औलाद, माँ का दिल रोए तो देखना गवारा नहीं था, और खुद हर आंसू पर सिर्फ उसी को पुकारते हैं। उसे भी माँ की शिद्दत से याद आई थी। आंसू रवानी से जारी थे। माँ जी आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। सुबह के 8 बज रहे थे जब हानिया ने आकर उसे इत्तला दी। सुबह से उसे देखा नहीं था। वो समझा कि वो कॉलेज गई है, मगर अब वो इसके सामने थी। वहाज ने बगौर उसका चेहरा देखा। रात भर रोने की वजह से आंखें सूज रही थी। एक गहरा सांस भरकर उसने कमरे का दरवाजा खोला, फिर एक पल को रुका। तुम नहीं आओगी? ना चाहते हुए भी वो पूछ बैठा। उससे लाताल्लुक रहने का अहद करने के बावजूद वो उसे बात किए बिना नहीं रह सकता था। नहीं, यक लफ्जी जवाब वो चलते हुए स्टडी रूम के दरवाजे तक जहाँ पहुंची थी। वजह उससे सुनने का एक और बहाना। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, और वैसे भी आपको इससे क्या? अलीना तो है ना उधर, आपको कंपनी मिल ही जाएगी। हाँ ये तो है, जब अलीना वहां है तो तुम्हारे होने या ना होने से क्या मतलब? वहाज ने एक खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा था, और बिना उसे सुने ही बाहर निकल गया था। हानिया ने गुस्से से अपने आंसू पोंछे थे। दिल का एक हिस्सा उसे चाहता था तो दूसरा हिस्सा उससे इनकारी था। वो अपने आप को समझने में पूरी तरह नाकाम हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मसला कहाँ था। अगर उससे ला ताल्लुकी का इरादा कर लिया था तो यूं उसके अनजान रवैये पर तकलीफ क्यों थी? इस रिश्ते की कशिश थी या कुछ और? वो वहाज हैदर को खोने से डरती थी। खुद के अंदर ये तब्दीलियां उसके लिए भी हैरानी का बाज थी। वो माँ जी से खाने का पूछती, उनकी खुराक और दवाओं का पहले से ज्यादा ख्याल रखती। शाम की चाय भी उनके साथ पीने लगी थी। अलीना भी वही थी, मगर वो उसे खुद पर हावी नहीं करना चाहती थी। हानिया ने उसे भी एक मेहमान की हैसियत दे दी थी। अलबत्ता अलीना को उसका अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था, जिसका इजहार वो अपने रवैये से कर रही थी। वह आज के साथ भी अब तल्ख कलामी कम हो गई थी। वो उससे मुखातिब नहीं करता था, और अगर वो उससे बात करती तो जरूरत के चंद अल्फाज ही कहता। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो समझने से कासिर थी, मगर इतना था कि अब वो खुद और हालात को समझने की कोशिश कर रही थी। कॉलेज में छुट्टियां चल रही थी, कुछ इस वजह से भी सुकून था। अब भी वो माँ जी को चाय का पूछने जा रही थी जब कमरे में अपना नाम सुनकर रुक गई। हानिया अभी पढ़े रही है असमत, और अभी तो सिर्फ 8 माह हुए हैं वो आज की शादी को। आगा मियाँ भी हर बात में जल्दी मचा देते हैं। वो उसकी माँ से फोन पर बात कर रही थी। हानिया का दिल बेख्तियार पिघला। उसने इतने अरसे से अपने इस सब से करीबी रिश्ते से बात नहीं की थी। अलीना बच्ची तो है, मगर मुझे नहीं लगता कि वह आज दूसरी शादी पर इतनी जल्दी राजी होगा। वक्त ठहरा था या धड़कन, वो अंदाजा नहीं लगा पाई थी। रूह फना हुई थी या मर, समझ नहीं आया था उसे। ऐसे कैसे? आंसू भी कितनी बड़ी नेमत है। हर दुख तकलीफ खुद में समो लेते हैं, हर अजियत खुद में समेट कर इंसान का दिल हल्का कर देते हैं। अगर ये आंसू ना होते तो कोई भी सलामत ना रहता। दिल दर्द जीज से फट जाता, और जब दिल सलामत ना रहे तो वजूद की क्या औकात। दिल उदास था, और बहुत उदास था। आंसू थमने में नहीं आते थे। जानते हुए भी वो अनजान थी कि आखिर इतनी बेचैनी और तकलीफ क्यों थी। जब से माँ जी की बातें सुनी तब से परेशानी से बुरा हाल था। चंद दिन पहले से उसे अपनी भी खबर नहीं रही थी। और वहाज, वो ठीक था। वो अंदाजा नहीं लगा पाई कि वो इस सब बातों से वाकिफ है या नहीं। उनका रिश्ता एक सवालिया निशान था, जिस पर अब आखिरी कील ठोकी जानी थी। वहाज से जितनी भी नाराजगी सही, मगर उस पर किसी और का हक देखना बहुत मुश्किल था। वो उसका हमेशा का साथी रहा था। हर बार उसके आंसू बहाने पर वही तो उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान सजा देता था। और हानिया हैदर को एहसास हो रहा था कि अगर अल्लाह ने उसकी किस्मत में वहाज हैदर का साथ लिखा था तो ठीक लिखा था। रब का यह एहसान बहुत बड़ा था। वो उसके साथ तो था, हमेशा के लिए, एक जायज और मुकद्दस रिश्ते में बंधे। अगर वहाज हैदर ना होता तो हानिया हैदर भी ना होती। वो इसकी आदत बन चुका था। उसे देखना, उससे बात करना बहुत जरूरी था, बहुत ज्यादा। सांस लेने जैसा जरूरी, दिल धड़कने जैसा जरूरी। एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो हानि, मैं कभी भी हमारे दरमियान किसी तीसरी को नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस। वो इंग्लैंड से बहुत सी चीजों के साथ उसके लिए एक ब्रेसलेट भी लेकर आया था। व्हाइट गोल्ड का वो खूबसूरत ब्रेसलेट हानिया ने बहुत फरमाइश करके मंगवाया था, मगर फिर वही ब्रेसलेट अलीना को भी अच्छा लगा, और माँ जी और फूफू के जोर देने पर हानिया ने रोनी सूरत लिए वो ब्रेसलेट अलीना की तरफ उछाल दिया था। बाद में वहां क्या हुआ वो नहीं जानती थी। बस अलीना नाराज होकर अपने घर चली गई थी, और वहां आज कुछ देर बाद उसके पास आया था उसे ब्रेसलेट पहनाने। इसलिए किसी और की वजह से मुझसे खफा होने की गलती मत करना। मेरे लिए सबसे तकलीफदा चीज तुम्हारी नाराजगी है।
फिर कैसे कोई तीसरा उसकी जगह ले सकता था? लेकिन पहले वो उसकी दोस्त थी, सबसे खास दोस्त, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता था। मगर अब वो इसकी बीवी थी, जिसकी जगह कोई भी और औरत ले सकती थी। आखिर खानदान की रिवायत का सवाल था। हर मर्द की तरह वहाज को भी 2 से 3 शादियां ही करनी थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो खानदान की जायदाद भी तो महफूज रखनी थी। वो बेबस थी, बहुत बेबस। हानिया, हानिया। अपने नाम की पुकार पर उसने चौंक कर टीवी से नजरें हटाई। वह आज उसे पुकार रहा था। रात के 11 बज रहे थे और वो 1 घंटे से सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। वह आज बेड पर बैठा लैपटॉप गोद में रखे किसी काम में मसरूफ था। वो इससे बेखबर नहीं था, बेखबर रह ही नहीं सकता था। पिछले चंद दिन से उसका रवैया उसे उलझा रहा था। वो बहुत गुमसुम और उदास दिखाई देती थी। वो उसके लिए परेशान था। इतनी उदास तो वो शादी के वक्त भी नहीं थी। फिर अब ऐसा क्या हो गया था कि उसे अपना भी होश नहीं रहा था? और अब वो पिछले 15 मिनट से उसे इसी हालत में बैठे देख रहा था। उसके कई बार पुकारने पर उसने उसकी जानिब देखा। उसके देखने पर वहाज ने लैपटॉप एक तरफ रखा और उठकर उसके पास चला आया। सोफा सेट करीब किया और उसके सामने बैठ गया। हानिया खाली खाली नजरों से उसे देख रही थी। काली शलवार कमीज में वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसे तो हमेशा ही अच्छा लगता था। कमीज के बाजू हमेशा की तरह कोनियों तक ऊपर चढ़ाए रखे थे। वो बगैर उसकी आंखों में देख रहा था, नीली उदास आंखें। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, मोटी, नीली, गहरी। लोग कहते हैं हसीन आंखें उदासी में भी और ज्यादा हसीन लगती हैं। गलत कहते हैं। वहाज अली हैदर को तो दुनिया में हानिया मीर हैदर की उदास आंखों से ज्यादा बुरा कुछ नहीं लगता था। सादा काले लिबास में उसकी रंगत और भी रोशन दिखती थी। चेहरा हमेशा की तरह गुलाबी सा था। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी और इसे तो इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं लगता था। उसके मुसलसल देखने पर हानिया ने नजरें झुका ली थी। कैसी हो? उसे लगा उसने ये लहजा सदियों बाद सुना है, वही मीठा लहजा। मगर सवाल वो नहीं था। ये सवाल उसके लिए नया था। वहाज को कभी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी थी। वो इसके हाल से यूं ही वाकिफ रहता था। उसके चेहरे की हर हर जुम्बिश जानता था। ठीक हूँ, जवाब भी नया था। वो एक गहरा सांस लेकर रह गया। क्या बात है? कोई मसला है हानिया? फिक्रमंद लहजा। मसला? तुम तो ये मत पूछो। हमेशा की तरह अभी बिना कहे समझ जाओ हर बात, हर मसला। वो सिर्फ सोच कर रह गई, कह नहीं पाई। नहीं, कोई मसला नहीं है। बमुश्किल अल्फाज अदा हुए थे। आंसू का फंदा सा सीने में अटका था। तो कुछ दिन बाद ये शख्स मेरा नहीं रहेगा? नहीं, तुम ठीक नहीं हो। वहाज ने आपके पूरी यकीन लहजे में कहते हुए उसके हाथ अपने हाथों में लिए और फिर चंद पल वो उसे देखता रहा, हैरत और तकलीफ। बैक वक्त 2 महसूसात उस पर वाजे हुए थे। उसके हाथ गर्म थे, एसी की ठंडक में भी तप रहे थे। नब्ज भी आहिस्ता से चलती थी। ना जाने उसे कब से बुखार था और उसे खबर ही नहीं हुई। वो इससे इतना गाफिल कैसे रह सकता था? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। पुष्ट लहजा। वो शर्मिंदा था, ना जाने क्यों। और तुमने किसी को नहीं बताया? हानिया ने सर उठाकर उसे देखा। एक मंजर नजरों में लहराया था। हानिया, चलो अपने रूम में जाकर आराम करो। वो झूला झूल रही थी और वहाज उसके सर पर खड़ा कह रहा था। लेकिन क्यों? मुझे अभी झूला झूलना है, मैं नहीं जा रही। उसने मुंह फुलाकर कहा। तुम्हें बुखार है, डॉक्टर को बुलाया है मैंने। अंदर जाकर आराम करो, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। बुखार और मुझे? नहीं तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे मौसम में माथा वाथा गर्म हो जाता है। उसने अपनी पेशानी छूते हुए लापरवाही से जवाब दिया। तुम उठ रही हो या मैं ये झूला उतार दूं? वो उसे धमकी देते हुए बोला। आप भी ना, कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे छोटी माँ नहीं बल्कि आप मेरी माँ हैं। वो उसे घूरते हुए अंदर की जानिब चल दी थी। चलो उठो, बेड पर चलो, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वो आज की आवाज पर वो हाल में वापस लौटी थी। वो इसके हाथ थामे उसे सोफा से उठा रहा था। उसके हाथों में हाथ दिए वो आहिस्ता कदमों से चलती हुई बेड तक आई। वहाज ने उस पर कंबल उड़ाया था और फिर मोबाइल थामे कमरे से बाहर निकल गया। वो कुछ परेशान है, कोई चीज उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही है। वो अंदर ही अंदर घुल रही है और ये तकलीफ बुखार की सूरत सामने आ गई है। वो शदीद दबाव में है। डॉक्टर की बातें मुसलसल उसके जहन में गूंज रही थी। डॉक्टर आकिफ उसके एक दोस्त के वालिद थे। तुम बेहतर समझते होंगे कि क्या मसला हो सकता है। दवाई तो मैंने लिख दी है, मगर कोशिश करो कि उसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखो। उसे वक्त दो, खुश रखो, ताकि वो अपने दिल की बात शेयर करे और उसका मन हल्का हो जाए। आखिर अब ऐसी कौन सी बात थी जो हानिया को इस कदर तकलीफ पहुंचा रही थी? शादी को काफी वक्त गुजर गया था और इस दौरान इसकी हालत ठीक रही थी। ये वजह तो नहीं हो सकती थी। वो इस माहौल में एडजस्ट हो रही थी। उससे ला ताल्लुक ही सही, मगर वो अपने हाल में खुश तो थी। फिर पिछले चंद दिन से हानिया के रवैये पर उसने खुद को समझा लिया था। वो उसे बचपन से जानता था, सो पीछे हट गया था। वो चाहती थी कि वो इससे दूर रहे,
सो इससे वो अनजान भी बना रहा मगर गाफिल नहीं। और फिर अलीना के आने पर उसने एक नई बात नोट की, और वो थी हानिया की बेचैनी और उदासी। उसे 2 दिन में पूरा अंदाजा हो गया था कि हानिया अलीना से बुरी तरह जेलस है। उसे अलीना का आना अच्छा नहीं लगा, और तो आम बात थी, उसे अलीना पसंद नहीं थी। वो हमेशा से उसे कबाब में हड्डी कहा करती थी, और इस बात का इजहार वो कई बार वहाज से कर चुकी थी, मगर अब वो सिवाय जलने कुड़ेने के कुछ नहीं करती थी। और वहाज को उसका ऐसा चेहरा देखकर मजा आने लगा था। आखिर इसी बहाने सही वो उसे थोड़ी सी अहमियत तो दे रही थी ना जाने कैसा ताल्लुक था। हानिया के जहर उगलने के बाद भी वो इसके लिए बाहर से सुकून बना थी। उसकी मुस्कुराहट उसे जीना सिखाती थी। इसका होना उसके लिए जिंदगी की अलामत था। मोहब्बत थी या उससे कुछ ज्यादा, इश्क था या उससे कुछ कम, मगर वहाज के लिए हानिया बहुत जरूरी थी, जैसे फूल के लिए खुशबू, जैसे आंख के लिए बीनाई। आपने तो जान ही निकाल दी हमारी हानि बेटा। माँ जी उसके पास बेड पर बैठी थी। पूरी रात और अगला दिन वो गुनूदगी में रही थी। शाम का वक्त था और माँ जी और अलीना उसके कमरे में थी। वहाज कहाँ था, दिमाग बस इसी सोच पर अटका था। क्या कर लिया तबीयत को? जरा जो ख्याल हो आपको किसी का, इतनी अजनबियत भी बरतना है कोई? आखिर किसी को तो बताना चाहिए। माँ जी उसका हाथ थामे गुस्सा निकाल रही थी। अलीना भी करीब कुर्सी पर बैठी थी। उसका मूड ऑफ था। मैं ठीक हूँ बड़ी माँ। अब तो ठीक होना ही था तुमने। ठीक कैसे नहीं होती? आखिर पूरे 24 घंटे वहाज को घंचकर बनाए रखा तुमने। उसे तो अपना होश भी नहीं रहा था। अलीना ने जलकर उस पर तंज करना चाहा था, मगर इस बात ने हानिया को हैरत के साथ साथ एक अनजानी सी खुशी भी दी थी। वो हैरान सी उसका चेहरा देख रही थी। क्या वहाज ने उसका इतना ख्याल रखा था? मेरी इतनी बदतमीजी के बाद भी वो इस शख्स को नहीं समझ पाई थी। जब समझी थी, गलत समझी थी। जो ताल्लुक टूटा था वो कहीं से फिर उभर आया था। दिल के ताल्लुक भी भला यूं टूटते हैं। बहुत बेआराम किया तुमने वहाज को। अपना ख्याल रखना चाहिए था तुम्हें। अलीना का गुस्सा उतारने में नहीं आ रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि वो हानिया को कहीं गायब कर दे। इतनी मुश्किल से वहाज उससे अच्छे से पेश आने लगा था, और अब फिर से वही ड्रामे शुरू हो गए थे। वो अब तक वहाज के इंतजार में बैठी थी, और वहाज शादी के लिए मानता ही नहीं था। उसके लिए आए रिश्ते दोस्ती में ढलकर वहीं के वहीं रह गए थे। मगर अब तो बस बाजी कुछ ही दिन में उसके नाम हो जानी थी। फिर ये बदशगुनी क्यों हो गई आखिर? आज वो वहाज का रवैया देखकर परेशान हुई थी। वो एक सेकंड के लिए भी हानिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसके चेहरे पर जो फिक्र, बेचैनी, अजियत थी और शायद मोहब्बत थी, वो बहुत खास थी। वो इन जज्बों से डर रही थी। आखिर मोहब्बत में बदगुमानी कितना अरसा रह सकती है? और अब वो हानिया को सुना रही थी। वहाज हानि का शौहर है अलीना, और वहाज का फर्ज बनता है कि वो हानि का ख्याल रखे। कोताही इससे हुई है, सो मदावा भी उसे ही अदा करना है। माँ जी को अलीना की बात अच्छी नहीं लगी थी। वो उसे यहीं रोक देना चाहती थी। और फिर ये तो इस रिश्ते को खूबसूरत रंग होते हैं और फिर ये तो इस रिश्ते के खूबसूरत रंग होते हैं, मोहब्बत भरे खूबसूरत रंग। वो हानिया की तरफ देखकर मुस्कुराई। वहाज और हानिया को लेकर वो भी बाकी की सबकी तरह यही समझती आई थी कि वो उसे बच्चों की तरह चाहता है। मगर अब वो जानती थी कि यह ताल्लुक रूह का है, दिल का धड़कन से। रूह से, दिल का धड़कन से, बदन का सांस से। अनमोल और शफाफ जज्बा जिसे मोहब्बत कहते हैं। हानिया, वो चेहरा बाजू पे रखे लेटी थी जब वो हाज की पुकार सुनाई दी। उसने बाजू नहीं हटाए। वो हाज ने एक बार फिर उसे पुकारा। हुनोज वही जवाब। वो वैसे ही पड़ी रही। मैं जानता हूँ तुम सो नहीं रही, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह उठो और मेडिसिन लो। वहाज ने उसका बाजू चेहरे से हटाते हुए कहा। इसका जिस्म तप रहा था। उसके कहने पर वो उठकर बैठ गई और उसके दाएं तरफ खड़ा उसे दवाई पकड़ाने लगा। मुझे नहीं खानी, रूठा ले जा। उसे मेडिसिन फोबिया था। मेडिसिन नहीं खाओगी तो ठीक कैसे होगी? वो उसके लिए फिक्रमंद था। मुझे नहीं ठीक होना। अब आंखें भी भीग गई। वो क्यों उसका ख्याल रखता था? जब ये सब बस कुछ दिन का खेल था तो क्यों उसके लिए खुद बेआराम था? आगा जान अपना फैसला नहीं बदलेंगे और वो उसे खो देगी। क्यों नहीं ठीक होना? वो इसके करीब बेड पर बैठ गया। उसकी आंखों में देखते सवाल कर रहा था। गुलाबी चेहरा कुछ और गुलाबी हुआ। हानिया ने नजरें झुका ली। तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? क्यों मुझ जैसी बदतमीज लड़की को बर्दाश्त करते हो? मैंने तुम्हें इतना इंसल्ट किया और तुम फिर भी? मेरे ठीक होने से तुम फिर अजनबी बन जाओगे, तो मुझे ठीक नहीं होना, कभी भी नहीं। भीगी आंखें लिए वो बस सोच कर रह गई, कह कुछ नहीं सकी। हानिया, वहाज ने उसे पुकारा और उसका पुकारना गोया आखिरी जख्म साबित हुआ। वो चेहरे पर हाथ रखकर बच्चों की तरह रो दी।
وہ آج پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل تکلیف سے چور چور ہوا۔ ہانیہ! اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹاتے وہ پریشانی سے اسے پکارنے لگا۔ درد دل آنکھوں سے بہ رہا تھا۔ وہ آج نے آہستہ سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی سفید قمیض اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگی تھی۔ اسے اپنی محبت کے اظہار میں لیے وہ اس کا سر تھپکنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کے آنسو تھم گئے۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ اس کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ اس کے حصار کا احساس ہوتے اس نے سر اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کیا۔ البتہ آنسو اب بھی بہ رہے تھے مگر رفتار دھیمی تھی۔ وہ آج اسے ہی دیکھ رہا تھا، تکلیف سے، دکھ سے، محبت سے۔ ہانیہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ آج نے اس کا ہاتھ تھام لیے۔ اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت تھی۔ اب میڈیسن لے؟ بالکل غیر متوقع سوال۔ ہانیہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسے میڈیسن کھلا کر وہ اس کے پاس اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ ہانیہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہانی بیٹا کیا بات ہے؟ آپ اتنی اداس کیوں ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ماں ہوں آپ کی۔ وہ بڑی ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ آج اسے اپنے کمرے میں اس بستر پر پڑے چوتھا روز تھا۔ وہ آج پہلے دن آفس گیا تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے اس کے پاس ہی تھا۔ کچھ نہیں، وہ اداسی سے گویا ہوئی۔ جب بڑی ماں کچھ کر ہی نہیں سکتی پھر انہیں پریشان کیوں کرنا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہانیہ اس دن ان کی باتیں سن چکی تھی۔ سو اس نے چپ رہنے کا ہی سوچا۔ جانتی ہوں، چھوٹی سی تھی آپ جب میں نے عصمت سے کہا کہ اتنی پیاری پری تو میرے وہاج کے لیے ہی بنی ہے، وہ محبت سے کہہ رہی تھی۔ مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ وہاج کا دل تو بالکل کوڑا ہے۔ وہ تو آپ کے لیے بہت پاکیزہ جذبات رکھتا ہے۔ نہ جانے کیسا رشتہ تھا آپ دونوں کا، ایک دوسرے کی روح سے واقفیت تھی۔ وہ اس کے بال درست کرنے لگی۔ ہانیہ ان کی بات پر مسکرا دی۔ ہاں ایسا ہی تو تھا۔ سب کہنے لگے کہ اب ہانیہ بڑی ہو گئی ہے، اتنی دوستی اچھی نہیں، مگر آپ دونوں دوست تو ایک دوسرے کے لیے سانس کی طرح لازم تھے۔ ہاں یہ تو تھا۔ نہیں اب بھی ایسا ہی ہے۔ ہانیہ خوبصورت وقت میں کھو گئی۔ اور دیکھ لو، اس سے پہلے کہ کوئی باتیں سناتا، اللہ نے کتنا خوبصورت راستہ نکال دیا آپ دونوں کو ساتھ رکھنے کے لیے۔ کتنا مہربان ہے وہ۔ ان کی بات پر ہانیہ چوکی۔ یہ کون سا پہلو دکھا رہی تھی وہ؟ آپ دونوں کو ایک دوسرے کا دائمی ساتھ نصیب کر دیا، ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت رشتے میں باندھ دیا کہ اب دوستی پاکیزہ ہو گئی۔ اب کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی آپ دونوں کے ساتھ پر۔ مجھے تو فکر تھی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے بنا کیسے رہو گے، مگر وہ اللہ ہے، اس نے دور کر دی میری فکریں۔ ہاں ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی بڑی ماں۔ کچھ عرصہ بعد اگر وہاج کی بیوی آتی تو کیا وہ اسے وہاج سے ایسے بات کرنے دیتی؟ نہیں، کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کو برداشت نہیں کرتی، پھر چاہے وہ بچپن کی چھوٹی سی دوستی کیوں نہ ہو۔ اس بات پر اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا؟ اور پھر دیکھ لو، آپ دونوں ہی شادی پر راضی نہیں تھے، مگر اللہ نے آپ دونوں کو آگا جان کے ذریعے ایسا مجبور کیا کہ شادی ہو گئی۔ بڑی ماں اسے شادی کا قصہ سنا رہی تھی اور وہ حیران سی ہونک بنی انہیں سن رہی تھی۔ اسے تو ایسا کچھ علم نہیں تھا۔ وہ آج نے اس کے لیے اس سے شادی کی اور وہ اسے کیا سمجھتی رہی، ورنہ وہ تو جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی خاندان میں شادی کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ اسے نفرت تھی خاندان کی شادی کے رواج سے۔ کوئی جب بھی اس بارے میں بات کرتا وہ صاف صاف انکار کر دیتا تھا کہ اسے قربانی کا بکرا نہیں بننا۔ دولت کے لیے وہ شادی جیسے رشتے کو مذاق نہیں بنا سکتا، کسی کی زندگی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ کسی کی زندگی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس نے تو ہانیہ میر حیدر کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ کیا وہ اس قابل تھی کہ اسے وہاج حیدر جیسا خوبصورت دل رکھنے والا شخص دے دیا جاتا؟ اللہ نے اس پر احسان کیا تھا، بہت بڑا احسان۔ احساس ہو گیا تھا، عقل آ گئی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے انعام تھا۔ میں تمہیں خدا حافظ کہنے آئی ہوں ہانیہ، علینا اس کے ساتھ کھڑی ایک ادا سے کہہ رہی تھی۔ ہانیہ نے ایک گہرا سانس بھرا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ہمیشہ سے علینا سے اتنی چڑ کیوں تھی۔ کچھ اس کی حرکتیں ایسی تھی، مگر ہانیہ نے کبھی کسی کو ناپسند نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتی تھی کیونکہ بغض اللہ کو پسند نہیں تھا، مگر علینا سے ایک عجیب سی بیزاریت تھی۔ خدا حافظ، آپ کا سفر اچھا رہے، ہانیہ نے سادہ سے انداز میں کہا تھا۔ وہ چاہتی ہی تھی وہ جلدی سے وہاں سے چلی جائے۔ خدا حافظ نہیں، خوش آمدید کہو۔ کچھ دنوں میں تمہارے پاس ہی آ جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے، علینا مسکرا کر کہا۔ ہانیہ کا چہرہ بے تاثر تھا۔ علینا کو اپنی بات پھیکی سی لگی۔ وہ آج کی بیوی بن کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اسے غصہ دلانا چاہتی تھی۔ دوسری بیوی، ہانیہ نے اضافہ کیا۔ علینا نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے۔ اور بیوی بننا تو آسان ہے، محبت بننا مشکل ہے۔ ہانیہ اسے غصے میں سلگتے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ علینا کو وہاں چھوڑ کر وہ ماں جی کے پاس آئی تھی۔ جب پتا چلا کہ وہ آج علینا کو چھوڑنے جا رہا ہے، اسے لگا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ جائے گی، لیکن بڑی ماں کے بتانے پر وہ فوراً ہی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ اسے چھوڑنے کیوں جا رہا تھا؟ تو کیا اتنی جلدی کوئی ان کے درمیان آ جائے گا؟ علینا کو ڈراپ کرنے؟ کیوں؟
कोट के बटन बंद करते वो इसकी तरफ पलटा। सफेद लिबास में गुलाबी चेहरा बहुत खिल रहा था, मगर उदासी बरकरार थी। क्यों जा रहे हैं आप उसे छोड़ने? ड्राइवर भी तो जा सकता है। एकदम से वो अपने असली अंदाज में लौटी थी, खफा खफा लहजा, हक जताता अंदाज। वो आज मुस्कुराहट दबाते हुए उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन मेरे जाने में क्या बुराई है? वो कजिन है मेरी, मेहमान आई थी और अब मैं उसे उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। सिंपल। वो उसके सामने खड़ा मजे से बोला। इट्स नॉट सो सिंपल। वो सिर्फ आपकी कोई कजिन नहीं है, और ये आप भी जानते हैं। अब जब्त करना बहुत महंगा पड़ सकता था। हाँ, मान ली थी उसने हार। वो जो दावा करती थी कि उसे उससे नफरत है, इस ताल्लुक से नफरत है, वो सब बेकार था, झूठ था। वो कभी भी उससे नफरत नहीं कर सकती थी। अच्छा, कजिन नहीं है तो क्या है? वो हाज ने आपके मुस्कुराकर पूछा, कुछ जताती हुई मुस्कुराहट। हानिया चंद पल के लिए चुप रही, मगर अभी चुप रहना इतना अच्छा नहीं था। वो अपनी आखिरी जंग खुद लड़ लेना चाहती थी। वो जो भी है, आप आपके आसपास नहीं दिखनी चाहिए, और अगर आप उसके आसपास दिख गए ना तो। वो बात मुकम्मल नहीं कर पाई थी, वहां जिसके करीब चला आया। वो बगौर उसकी आंखों में देख रहा था। नीली आंखें कुछ उलझन का शिकार हुई, फिर झुक गई तो सरगोशी की गई थी। हानिया का सांस रुक गया। वो जवाब का मुंतजिर था, मगर अब बोलता तो कौन? तो हानिया ने खुद के यहाँ आने पर खुद को कोसा। तो ये कि मैं उसके आसपास क्या उसके साथ रहूंगा, माय डियर वाइफ। हानिया ने सर झुकाकर हानिया ने झुका सर उठाकर उसे देखा। हैरत, सदमा, दुख। वह आज अपनी बात कर मजे से उसे ऐसे देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट उसे जहर लग रही थी। इन चंद दिनों में मैं जान गया हूँ कि वो मुझ पर किस कदर फिदा है, और ऐसी मोहब्बत ठुकराना तो बहुत नाशुक्री है। वो मुस्कुराते हुए उसे बता रहा था। वो खफगी से उसे देख रही थी। नीली आंखें नमी से चमकने लगी थी। वो आज मुस्कुरा दिया। अच्छा, मैं निकलता हूँ, हमें देर हो रही है। हानिया वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। वो इतनी आसानी से उसे छोड़ के जा रहा था। अब के जाएगा तो किसी और का होकर लौटेगा। दिल के रिश्ते जितने अहम होते हैं, उनसे उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा होती हैं, और उम्मीदें टूटने पर जो दुख होता है वो दिल ही नहीं, रूह भी छलनी कर देता है। उसकी उम्मीद भी टूट गई थी। वो जो समझती थी कि वह आज कभी भी इस खानदान की रिवायत के आगे हथियार डालकर किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा, तो वो गलत थी। वो उसे छोड़ तो नहीं रहा था, मगर अब साथ भी नहीं रहने वाला था। वह आज चला गया था और वो तनहा रह गई थी। किस्मत ने उसका साथ क्या किया था? उसे समझ आ रहा था कि उसने क्या किया, कहाँ कहाँ गलत किया था। उसे शुरू दिन से अकल से काम लेना चाहिए था, और जज्बात से सब कुछ बिगाड़ती चली गई। वो आज की शादी में कोई ख्वाहिश नहीं थी। उसे लगा उसने खुद इसका इंतखाब किया है। वो इसे शहर सिर्फ इसका ख्वाब पूरा करने के लिए लाया। इसे लगा वो शहर का आदी अपनी बीवी को शहर में रखना चाहता है। वो उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा था। हानिया सही है तब भी, हानिया गलत है तब भी। वो आज हैदर हमेशा से उसके साथ रहा था, फिर उसने कैसे सोच लिया कि अब वो उसे कोई तकलीफ दे सकता है? वो क्यों नहीं समझ पाई कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके हक में कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता? और क्या हुआ जो वो उसके कजिन से, एक दोस्त से उसका जीवन साथी बन गया? तो माना कि ये सब उसके लिए बहुत अजीब और नाकाबिले कबूल था, मगर जो अल्लाह ने लिख दिया था उसे कबूल करने में क्या मुजायका? क्यों हम अपनी ही तकदीर पे उस रब से लड़ने लगते हैं जो हमारे लिए हमसे बेहतर फैसले करता है? किस्मत का एक खेल हम पर हमारी असलियत वाजे कर देता है, और हम अल्लाह को खुदा बना देते हैं। उसे उस चीज पर शिकवे करने लगते हैं जो हमारी औकात से बढ़कर वो हमें अता कर देता है। आखिर इंसान इतना नाशुक्र क्यों है? वो रब की हिकमत क्यों नहीं समझ पाई थी? कितना बेइज्जत किया था उसने वहाज को, और वहाज उसने उसे बर्दाश्त किया। उसके कहने पर उससे खुद को अलग कर लिया, और अब जब वो सच में उससे अलग हो रहा था, तो तकलीफ कम होने में नहीं आ रही थी। वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। उस पर किसी और का हक देखना जान निकलने जैसा था। दुनिया में सबसे अच्छा काम मोहब्बत बांटना है, और दुनिया का सबसे तकलीफ दे काम अपनी मोहब्बत बांटना है। ये तकलीफ दा काम उसकी किस्मत में था। उसे भी अपनी मोहब्बत को किसी और की झोली में डालना था। माफ कीजिएगा आगा जान, मगर यह बात मानना मेरे लिए नामुमकिन है। आगा अमान हैदर खान के सामने बैठे वहाज हैदर ने साफ अल्फाज में अपना फैसला सुनाया था, और नामुमकिन नामुमकिन ही रहेगा। उसका मतलब वो समझ गए थे, मगर यहाँ भी आगा खान थे। वो अपने मामलात अपने तरीके से संभालते थे। वो पहले भी अपने इस पोते से जीत चुके थे, अब फिर जीतने के लिए तैयार थे। अलीना हमारे ही घर की बच्ची है। हमारा दीन मर्द को 4 शादियों की इजाजत देता है। अगर तुम उसे निकाह में नहीं लोगे तो उसे कोई भी निकाह में ले सकता है आगा जान। वहाज ने उनकी बात काटी थी। नर्म लहजा और मजबूत था। वो एक अच्छी लड़की है, और उसके लिए कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। आगा जान ने
एक गहरा सांस लिया। न जाने उन्हें अपने इस पोते से इतनी मोहब्बत क्यों थी। खानदान के लड़कों में तुम ही सबसे बड़े हो वहाज खान, और तुम अच्छे से जानते हो कि जब तक तुम्हारी उम्र की लड़कियां एक तरफ नहीं हो जाती तुम्हें इनसे निकाह करना ही पड़ेगा। हमेशा जैसा दो टोक ले जा। वहाज ने कुछ पल उनकी आंखों में देखा। जिंदगी में जायदाद और शादी से ज्यादा जरूरी खुशियां हुआ करती है आगाजान, और आपके तर्ज अमल से कोई भी खुश नहीं रह सकता। जब पैसा ना रहे तो खुशियां भी नहीं रहती बरखुरदार। हवस पैसे की नहीं आगाजान, हवस तो उस बादशाहत की है जो उसूलों के टूटने से बिखर जाएगी। वहाज खान, तुम अपनी हद से बड़े रहे हो। आपका यह अनोखा कानून अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा आगाजान। हमारा मजहब मोहब्बत का मजहब है, तकलीफ अजियत से दूर दूर तक वास्ता नहीं। फिर एक साथ तीन इंसानों की जिंदगी जहन्नुम कैसे बना सकते हैं हम। वो एक पल सांस लेने को रुका। आप खुदा नहीं आगाजान, मगर फिर भी मैं आपसे डरता हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं आपकी इज्जत में कोई गुस्ताखी ना कर दूं, आपको तकलीफ ना दे दूं, आपका दिल ना दुखा दूं, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं और मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। आगा खान सुर्ख चेहरे के साथ उसे सुन रहे थे। मगर जिस खुदा ने हमें पैदा किया है मुझे उससे भी डर लगता है। डर लगता है कि वो मुझसे नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो मेरा मालिक है। मैं उसके बंदों को तकलीफ पहुंचाकर उसे कैसे राजी रख सकता हूँ। अगर दीन हमें 4 शादियों की इजाजत देता है तो उन 4 बीवियों में इंसाफ करने का हुक्म भी देता है, और मैं खुद को इतना मुनसिफ नहीं पाता। वो अब खामोश था। आगा जान ने बहुत तहम्मुल से सुना था। तुम अपनी बात कह चुके हो तो सुन लो। तुमने हानिया से शादी करते हुए भी बहुत तंग किया था। तुम उसे शहर ले गए, हमने कुछ नहीं कहा। तुमने उसे डॉक्टर बनाने के लिए भेजा, हमने कुछ नहीं कहा। मगर अब यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ रहने के लिए तुम्हें इस हवेली के उसूल मानने पड़ेंगे। आगा खान ने सख्त लहजे में तंबी की। वो इनकी इतने बरसों पुरानी साख, उनके खानदान की इज्जत पर सवाल उठा रहा था। ये घर मेरा भी है आगा जान, और मुझे इस घर की खुशियां बहुत अजीज है। इस घर के उसूल काबिल एहतराम है, मगर जिन उसूलों से इंसानी दिल खून के आंसू रोए उनका खत्म हो जाना ही बेहतर होता है। अलीना की शादी होगी और अच्छे शरीफ लड़के से होगी जो इसके काबिल हो, जिसके साथ उस घर की लड़की खुश रह सके। वो आगा खान के कदमों में बैठा कह रहा था, दिल जीतना तो कोई वहाज हैदर से सीखता, वो दिलों को कैद करना जानता था। गाड़ी तेज रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी। सोचों का सिलसिला भी रवा दवा था। आगा खान से बात करके उसने अपना फैसला सुना दिया था। वो इसे उसी कुएं में धकेलना चाहते थे जिसमें वो बरसों से अपने ही लोगों को डूबते हुए देख रहा था। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी इस कानून को बदलना नहीं चाहा था। लड़ाई झगड़ा हर बार एक तूफान मचाता, मगर कोई अच्छा नतीजा न निकलता था। उसने हर बार अच्छाई को हारते देखा था, मगर खेल मुख्तलिफ अंदाज में खेलना था। अगर वो आगा खान थे तो वो भी वहाज हैदर खान था। वो उन्हें अपना फैसला बता आया था। अब और नहीं आगा खान, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आखिर क्या बात है जो है इस हवेली में हजारों मन्नतों मुरादों से किसी की झोली भरती है। आखिर हम अल्लाह हमसे क्यों नाराज है जो लाख इल्तिजाओं से बेटा जन्म लेता है। आखिर वो हमें किस बात की तंबी कर रहा है जो बेटे अता करके वापस ले लेता है। आगा खान आंखें फैलाए उसे देख रहे थे। वो इन्हें कौन सी हकीकत बता रहा था, किन हकाइक से पर्दा उठा रहा था। सदियों से चले आ रही संदेह उसूल की भेंट कितनी जिंदगियां चढ़ेंगी, कोई शुमार है आपके पास कि छोटी फूफू जितनी जैसी कितनी मासूम 4-5 साल के शौहर खोकर खुद को अंधेरों के सुपर्द कर चुकी है। अल्लाह किसी तरह तो अपने बंदों को सही रास्ते पर लाएगा ही। क्यों सब जानते हुए भी आप अनजान बन रहे हैं। आगा खान मुजस्सिम आगा ही बने उसे सुन रहे थे। वो ठीक ही तो कहता था, वो सब कह रहा था। उस खानदानी इज्जत वो रिवायत ने कितनी ही मासूम जिंदगियां तबाह की। ऊपर मौजूद खाली किसी तरह तो अपने बंदों को पकड़ किसी तरह तो अपने बंदों की पकड़ करता ही है कि शायद वो पलट आए। फिर वो क्यों नहीं समझ पाए, जब अल्लाह मोहलत दे रहा है तो देर नहीं करनी चाहिए आगा जान। और कितने आंसू बहेंगे। ऐसे उसूल अब नहीं। अलीना की शादी मेरी जिम्मेदारी है, आप इसके लिए परेशान मत हो। मैं जल्द ही अच्छी खबर लाऊंगा। आगा खान माने थे या नहीं, अलबत्ता वो खामोश रहते। उनकी आंखों के सामने इस खानदान के सपूतों ने दम तोड़ा था। उन्होंने रातों को उठ उठकर इस खानदान के वारिसों की सलामती की दुआएं मांगी थी, और इनकी दुआएं पलट आई थी। एक दुनिया देखकर भी वो ये सब समझ नहीं पाए थे, और अब उनसे उम्र में कहीं 10 साल छोटा उनसे उम्र में कहीं सालों छोटा उनका पोता उन्हें वो बात समझा गया था। वो चुप रहे थे। ये अपने दिल को आंसू आंसू होने से रोक रहे थे। अलबत्ता अगर हाँ नहीं कहा था तो ना भी नहीं कहा था, मगर वहाज को पूरा यकीन था कि वो इसकी बात समझने के साथ साथ जल्दी उस पर अमल भी करेंगे। अब तक वक्त उन पर बहुत कुछ वाजे कर चुका था।
وہ نرم دل انسان تھے اور اب تو پریشان بھی تھے. سب ٹھیک ہو جانا تھا. تھوڑا وقت لگے گا مگر سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک؟ ہاں ٹھیک. جیسے وہ پاگل لڑکی ٹھیک ہو گئی تھی. اس کا خیال آتے ہی ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی. شادی کے وقت بھی اس نے اس کے بارے میں ہی سوچا تھا. اس کا ارادہ اس کے خواب پورے کرنے کا تھا. شادی کے بعد وہ اسے شہر لے آیا تھا کہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے. مگر ایڈمیشن سے پہلے ہی اس نے اس پر سب واضح کر دیا. وہ چھوٹی لڑکی اس سے بری طرح بدگمان تھی. اس نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی. پھر وہ خاموش ہو گیا. وہ اس پر کچھ بھی توپنے سے قاصر تھا. وہ اسے پرسکون اور خوش دیکھنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے وہی کیا جو وہ چاہتی تھی. اس نے خود کو اس سے الگ کر لیا کیونکہ وہ ایسے ہی خوش تھی. وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ سب بہت مشکل ہے. مشکل تو اس کے لیے بھی تھا. اس نے کبھی بھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا. وہ اس سے چھوٹی تھی اور وہ ایک میچور مرد. اپنی بیوی کو لے کر اس نے بھی کچھ سوچ رکھا تھا. اس کی ہم خیال ایک سمجھدار میچور لڑکی جو اس کی طبیعت سے میل کھائے, اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے. مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا. ہانیہ سے شادی کے بعد بھی وہ اپنی ایک اچھی زندگی جی سکتا تھا. مگر بات ہانیہ کی تھی. وہ اچھی زندگی کیسے جیے گی؟ اور وہاج حیدر کے لیے اس کی اچھی زندگی سے اہم کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کی اچھی زندگی اب وہاج کے ساتھ ہی جڑی تھی. بات صرف اس کے سمجھنے کی تھی. اور پھر آخر وہ سمجھ ہی گئی. لاکھ ناراضگی اور خفگی کے بعد بھی آخر وہ سمجھ گئی. پہلے اس نے اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھی, پھر اداسی, اور پھر محبت. محبت یا کچھ اور عجیب سا احساس تھا جس میں صرف ایک دوسرے کا خوش رہنا ہی کافی تھا. اور اب تو وہ خوش تھے. وہ خوش تھا. دکھی سی بیچاری سی ہانیہ کو خوش کرنا باقی تھا جو کہ اس کی دوسری شادی کے غم میں مرجھا رہی تھی. وہ آج نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا. وہ ٹیرس پر بیٹھی تھی جب وہ آج کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا. اس کا دل تھم گیا. وہ آج 3 دن بعد واپس آیا تھا. شاید کسی کو اپنے تمام تر حقوق و فرائض دے کر ساتھ بھی لایا تھا. ہانیہ نے آنسو پوچھے اور خود کو اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے لگی. پچھلے 3 دن سے وہ وہی تو کر رہی تھی. السلام علیکم ڈیئر وائف. کچھ دیر بعد اس نے وہاج کی آواز سنی. خود پر قابو پاتے اٹھ کھڑی ہوئی. وہاج اس کے سامنے کھڑا تھا. وعلیکم السلام, ہانیہ نے مدھم آواز میں کہا. کالے 3 پیس میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا. وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے دیکھ رہا تھا. تو یہ دن کیسے رہے؟ سادہ سا انداز تھا. نگاہیں اسی پر تھی. وہ گلابی چہرہ اداس دکھتا تھا. وہ آج کے لیے مسکراہٹ روکنا محال تھا. ٹھیک رہے. مختصر جواب. چند پل خاموشی چھائی تھی. ہانیہ کے پاس تو بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں. سو وہ آج ہی بول پڑا. میرے ساتھ کوئی بہت خاص بھی آیا ہے. جاؤ مل لو ان سے. تو اب وہ اسے اس طرح بھی تعارف کروائے گا اس سے. کیا اس دوسری عورت کا سامنا کرنا اتنا ہی آسان تھا؟ نہیں, وہ کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کرے گی. زیادہ اذیت سے کم اذیت بہتر ہوتی ہے. میں نہیں جا رہی. آپ کے مہمان ہیں, آپ ہی ملیے. اس نے صاف الفاظ میں اپنی بات پہنچائی. آخر اتنا تو وہ کر ہی سکتی تھی. وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی. وہ میری مہمان نہیں ہے, بلکہ وہ مہمان ہے ہی نہیں. ان کا اپنا گھر ہے یہ. وہ آج نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا. اس کی بات پر ہانی نے گھور کر اسے دیکھا. نیلی آنکھوں میں پانی بھرا تھا. وہ آج نے دیکھ کر بھی انجان بننا چاہا. میں نہیں مل رہی کسی سے. وہ جہاں سے آئی ہے آپ اسے ابھی واپس بھیج کر آئے. اب وہ مزید ضبط نہیں کر سکتی تھی. بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے چلا کر کہا تھا. وہ آج اب بھی پرسکون تھا. وہ مجھے بہت عزیز ہیں ہانی. تم ان کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتی. وہ بھی اس کی ہٹ دھرمی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا. ہانیہ نے آنسو پوچھے. عزیز ہے تو پہلے سوچتے نا. اب کیوں اسے یہاں لے کر آئے ہیں آپ؟ ابھی واپس چھوڑ کر آئے اس چڑیل کو. وہ غصے میں تھی اور جو من میں آ رہا تھا بول رہی تھی. بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ اپنے لیے لڑ رہی تھی. ہانیہ. وہ آج نے اسے چپ کر آنا چاہا. اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا. اس آفت کو ابھی کے ابھی اس کی جگہ واپس بھیجے. مجھے وہ یہاں نہیں چاہیے. آپ کے ساتھ وہ چڑیل رہے گی یا میں؟ اس نے اسے چھوڑنے کی دھمکی دی. وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تھا. کسی بھی عورت کو اس کے سر پر کیسے بٹھا سکتا تھا وہ؟ ہانیہ پلیز یار, تم اپنی ہی ماں کو چڑیل کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ آج نے بلند آواز میں کہا تھا. ایک پل کو وہ ساکت رہ گئی تھی. شاید اس نے غلط سنا تھا. تم اپنی ہی ماں کو ایسا کیسے کہہ سکتی ہو ہانی یار, تھوڑی سی شرم کر لو. وہ آج نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا. ہانیہ ابھی تک ہونک بنی اسے ہی دیکھ رہی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ آج نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے مقابل کیا. وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. پرسکون رہو. میرے ساتھ تمہاری ماں جی آئی ہیں. اب اگر تم انہیں چڑیل سمجھتی ہو تو. اسے یقین دلاتے اپنی بات کے آخر میں وہ مسکرا کر بات ادھوری چھوڑ گیا. ہانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا. وہ علینا کو نہیں بلکہ ماں جی کو اپنے ساتھ لایا تھا.
तो आप माँ जी को लेकर आए हैं? उसने हैरानी से पूछा। जी मिस स्टूपिड, आपकी वालिदा मोहतरमा को ले आया हूँ। तुम्हें तो इनका ख्याल आया नहीं, सो मैं उन्हें यहाँ ले आया। वह आज मजे से उसे बता रहा था तो उसने अलीना से शादी नहीं की थी। तो आपने अलीना से शादी नहीं की? वो बेसाख्ता मन की बात जुबान पर ले आई। इरादा तो था, लेकिन उसने मसनूई अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी। हानिया ने सवालिया नजरों से उसे घूरा, लेकिन वो पूरी बात जानना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम जैसी फजूल लड़की जब मिल ही गई है तो मुझे बस गुजारा कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे आंसुओं के दरिया में रही सही खुशियां भी चल बसे। वहाज ने सर खुजाते हुए कहा। वही अजली अंदाज, उसे चिढ़ाने के हरबे, तंग करने की कोशिश। लेकिन अभी हानिया ने उसकी बात पर गौर ही कब किया था जो तंग होती। इससे तो बस खुशी थी कि अलीना को साथ नहीं लाया था, किसी और औरत को उसके साथ खड़ा नहीं किया था, किसी को खुद पर हक नहीं दिया था। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। मुझे जैसी फजूल लड़की ही है जो आप जैसे फजूल को इतना अब तक बर्दाश्त कर रही है, वरना आप जैसे सड़ियल शख्स के साथ कोई नहीं चल सकता। वो भी अब लौट आई थी, वही दोस्ताना अंदाज। वह आज उसके अंदाज पर बेसाख्ता हंस दिया। और मुझे ये कहने में कोई याद नहीं है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी फजूल लड़के के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसने हानिया की नाक को पकड़ा और फिर छोड़ दिया। लेकिन बस एक शर्त है। वहाज ने बात जारी रखी। हानिया की मुस्कुराहट कुछ सिमटी। उसने सवालिया नजरों से उसे देखा। कैसी शर्त? वो पूछे बिना नहीं रह पाई थी। यही कि आइंदा अपने इस छोटे से दिमाग में फजूल से सोचने के बजाय मुझसे सीधा सा सवाल कर लेना। डाइन की तरह मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है। वो उसकी कोताही पर उसे समझा रहा था। हाँ, उसे पता था उसने गलत किया था, मगर अभी ये मानना जरूरी नहीं था। और अगर ऐसा ना करूँ तो? उसने चैलेंज करते हुए कहा। वो आज ने थोड़ी पर हाथ रखकर कुछ पल सोचा। अदाकारी। तो 2 कदम पीछे हटते हुए बोला। हानिया उसके जवाब की मुंतजिर थी। तो मैं माँ जी को बता दूंगा कि तुम उन्हें चुड़ैल कहती हो। वो मजे से कहता माँ जी की तरफ चल दिया था। वहाज, वो उसे पुकारती हुई उसके पीछे दौड़ी। चांद ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और मुस्कुराते रहने की दुआ दी थी। किस्मत ने उन्हें हमेशा एक दूसरे का साथ दिया था और अब इनका साथ दायमी था। दोस्ती का वो रिश्ता जो हमेशा से उनके साथ रहा था, अब एक मुकद्दस ताल्लुक में बंध गया था। इस ऐसा ताल्लुक जिसमें दोस्ती की महक और मोहब्बत की चाशनी थी। और मोहब्बत खत्म हो भी जाए तो हो जाए, ये दोस्ती हमेशा रहने वाली थी। खत्म शोध। तो प्यारे नाजरीन, कैसा लगा आप लोगों को नॉवेल? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट नॉवेल में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।